दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रभात। YouTube और Zoom पर जुड़े सभी साथियों का यहाँ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं, तो आप लोग सब ठीक होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और जब 9 दिसंबर 2021 को हमने इस 15 दिवसीय कार्यशाला का जब प्रारंभ किया था, तो सोचा नहीं था कि हम लोग उसको पूरा कर पाएंगे। मुझे खुद को अपने ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह का स्नेह दिया है, जूम पर स्नेह दिया है, यूट्यूब पर जो स्नेह दिया है, उस वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। साथियों, आज 22 दिसंबर है और हमारी कार्यशाला जो प्रारंभ हुई उसका आज 14वां दिन है। एक दिन हम लोग बीच में चर्चा नहीं कर पाए। जैसा मैंने नियम बनाया था कि हम लोग अगर 12 दिन अगर कार्यशाला को अटेंड करते हैं तो उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मुझे इतनी खुशी हो रही है आप लोगों को बतलाते हुए कि आज हमारे पास 168 लोगों की लिस्ट है, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 12 दिन का जो मिनिमम जो कोर्स वाला जो स्थिति है वो पूरा कर दिया है। 168 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज का दिन और कल का दिन, 2 दिन बाकी है, एक दिन क्लास नहीं ली है, मतलब 3 दिन को छोड़ दे तो 12 दिन बचते हैं। इसका मतलब वो 168 ऐसे लोग हैं जिनको 12 के 12 दिन पहले से उपस्थित रहे हैं, जबकि 2 दिन की अभी क्लास बाकी है। इतना स्नेह, इतना प्रेम जो आप लोगों ने दिया, मैं सोच सकता हूं किन परिस्थितियों में आप इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे होंगे। खासकर मेरी जो बहनें हैं, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, उन्हें उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि घर पर इतने सारे कामकाज होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप 7:50 पर जुड़ जाते हैं। और हमारी जो कार्यशाला कभी 9:15, कभी 9:30, कभी 9:45, कभी 10:30 भी चली, लेकिन आप लोग जुड़े रहे। ये आपका जो स्नेह है, प्रेम है, वह अभिप्रेरणा देता है हमें और अधिक कार्य करने के लिए। तो YouTube के सारे मित्रों और Zoom पे जो जुड़े हुए सारे मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लोग किसी गेस्ट को लेकर नहीं आए हैं और सीधा नियमों पर बात करेंगे। 22 तारीख और 23 तारीख, 23 दिसंबर और 22 दिसंबर नियमों पर चर्चा होगी। और उसके बाद में संविधान सभा का ये जो प्रथम सत्र है, वो प्रथम सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में जनवरी में दूसरा सत्र प्रारंभ होगा। दूसरे सत्र पर कार्यशाला आयोजित करनी है नहीं करनी है, ये मस्तिष्क में एक विचार जरूर है। दूसरा सत्र 20 जनवरी से लगाकर 25 जनवरी तक चला, 6 दिन चला था, 20 से लगाकर 25 जनवरी तक। उस बारे में सोचेंगे, लेकिन मैं अपनी आज बात प्रारंभ करने से पहले कुछ बातें आपसे फिर मैं साझा करना चाहता हूं कि एक आज मुझे स्क्रीन पर 1-2 को छोड़कर सबका नाम मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने कहा 168 लोगों ने अपनी जो 12 की जो अटेंडेंस है वो पूरी कर रखी है, तो उनको तो सर्टिफिकेट जाना ही जाना है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि 24 तारीख तक आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाए। दूसरी बात, कल मैं आप लोगों को 4 या 5 लोगों को कम से कम जोड़ना चाहता हूं, आप लोगों के विचार जानना चाहता हूं, जिससे कि हमें एक तरह से फीडबैक मिलेगा कि ये जो कार्यशाला जो हम लोग आयोजित कर रहे हैं वो आपके लिए कितनी फायदेमंद है। दूसरा, इस कार्यशाला को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या काम किए जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा के टोटल 12 सत्र हुए थे। हम तो पहले सत्र पर चर्चा कर रहे हैं, कभी हमारे मस्तिष्क में दूसरा, तीसरा, चौथा सत्र पर भी अगर चर्चा करने का कोई विचार अगर आए तो उस कार्यशालाओं को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस संदर्भ में आपके सुझाव भी लेना चाहूँगा। तो इसलिए जो अगर कोई जुड़ना चाहता है, कल 4 से 5 लोगों की हम लोग स्क्रूटनी करेंगे। 2 लोगों के नाम मेरे पास पहले से आ रखे हैं, क्योंकि 3-4 दिन पहले मैंने ये बात कह दी थी। अब कोई 2-3 मित्र और अगर अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, कार्यशाला कैसी लगी और कार्यशाला में वो क्या चेंजेस चाहते हैं या क्या सुधार की वे उम्मीद करते हैं, जिससे कि हमें आगे भी इस प्रकार की कार्यशालाओं को आयोजित करने में मदद मिले, इस संदर्भ में मैं आपके सुझावों का स्वागत करूंगा। तो कल मैं 5 लोग, 4 या 5 लोगों को जोड़ना चाहूँगा। तो आप लोग अगर उस संदर्भ में किसी भी प्रकार की स्वीकृति देते हैं तो हमारी टेक्निकल टीम जो है आप लोगों का नाम नोट कर लेगी और कल आपको अनम्यूट करके आपको जोड़ा जाएगा इस कार्यशाला से और आपके विचारों को जाना जाएगा। तो साथियों, आज हम लोगों को प्रारंभ कर देना चाहिए कि 22 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में क्या हो रहा है। आप लोगों को जैसा कल बताया गया कि संविधान सभा
के जो सदस्य हैं अब वो एक कमेटी के रूप में काम कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसा बताया गया कि हमारे जो 15 सदस्यों की जो नियम समिति है, जिसके अध्यक्ष संविधान सभा के अध्यक्ष ही है, यानी 15 और 1 यानी कुल मिलाकर 16 सदस्यों की जो नियम समिति बन रखी है, वह नियम समिति ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों पर एक एक करके चर्चा की जा रही है। कल आप लोगों को यह भी बताया कि 15 नियमों पर चर्चा की जा चुकी है। इसमें कुछ बातें रह गई होगी तो 22 और 23 दिसंबर पर भी चर्चा की जाएगी। आपको मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं साथियों कि ये जो नियम समिति ने जो नियम बनाए हैं, ये संविधान सभा के संदर्भ में, भारत के संविधान के बारे में नहीं है। बिल्कुल आप ये बात जान रखिएगा, ये जो नियम जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं थोड़ी बहुत और चर्चा करने वाले हैं आज और कल, ये संविधान सभा के संदर्भ में नियम है, ये भारत के संविधान के बारे में नियम नहीं है। और वैसे अगर मैं थोड़ा आपको बताना चाहूं तो संविधान सभा के संदर्भ में जो नियम थे वही नियम आगे जाकर भारत के संविधान का हिस्सा भी बनते हैं। तो थोड़ी थोड़ी बातें मैं बतलाऊंगा कि भारत के संविधान में वर्तमान समय में क्या प्रावधान है और संविधान सभा के नियमों में उस समय क्या क्या प्रावधान कर रखे थे। आज भी लगभग 60 से 62 पेजेस हैं जिन पर हमको चर्चा करनी है, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहता हूं, 1-1.25 घंटे में अपनी चर्चा पूरी हो जाएगी। आप कहेंगे ऐसे कैसे चर्चा हो जाएगी, तो मैं बताता हूं इसका तरीका क्या है। एक्चुअली में नियम समिति ने जो नियम बनाए हैं उसकी कॉपी ना तो आपके पास है और नियम समिति ने जो नियम बनाए उसकी कॉपी ना मेरे पास है, संविधान सभा के उन सदस्यों के पास जरूर है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पहले घर जाकर नियम पढ़े और उसमें संशोधन के लिए उन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखा। तो इस वजह से क्या हो गया कि यहां सीधा संशोधन प्रस्ताव रखा जा रहा है। हमको आगे पीछे की बात मालूम नहीं पड़ रही है। वो सीधा कहेगा यहाँ सेल नहीं आना चाहिए, या मे आना चाहिए, यहाँ स्वीकृति नहीं आनी चाहिए, यहाँ अनुमति आनी चाहिए। आप ये सोचेंगे कि कहाँ स्वीकृति आनी चाहिए, कहाँ अनुमति लिख दी, कहाँ सेल आना चाहिए था, कहाँ मेल लिख दिया, बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। लेकिन मैंने थोड़ा सा कल हाथ पैर मारे और मैंने सोचा कि ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिन पर बात करना जरूरी है, जिससे मोटी मोटी बात आपको समझ में आ सके। इवन मैं तो आज पॉइंट्स भी लेकर आया हूं पन्ने पर कि कौन कौन सी ऐसी बात है जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। उस चर्चा के बिना हमारी संविधान सभा की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हमको समझ में नहीं आएगी। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि संविधान सभा का कोरम कितना होगा, हमको आइडिया ही नहीं है। संविधान सभा में कोई मेंबर अगर किसी भी प्रकार की अशांति फैलाता है तो उसे कोई बाहर निकालने का प्रोविजन होगा, हमको मालूम ही नहीं है। क्या संविधान सभा समाप्त की जा सकती है, हमको आइडिया ही नहीं है। क्या संविधान सभा कुछ दिनों के लिए स्थगित की जा सकती है, हमको आइडिया ही नहीं है। अगर अध्यक्ष पद पर नहीं हो तो कौन बैठेगा, हमको आइडिया ही नहीं है। क्या अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, हमको मालूम ही नहीं है। हमने देखा कि 5-5 उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन सा उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, हमको इसका आइडिया ही नहीं है। क्या संविधान सभा के सदस्यों को कोई वेतन मिलेगा, नो आइडिया। क्या उनको किसी प्रकार का कोई भत्ता मिलेगा, नो आइडिया। संविधान सभा के सदस्यों की मदद करने के लिए जो दफ्तर है, जो ऑफिस है, उनमें जो काम करने वाले जो लोग हैं उनको किस प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, हमको आइडिया नहीं है। उनको कोई भत्ता मिलेगा, हमको कोई आइडिया नहीं है। संविधान सभा का सदस्य अगर किसी मामले में कोई गिरफ्तार होता है या उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई की जाती है तो क्या उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई की जा सकती है, इसका हमको कोई आइडिया नहीं है। मैं ये चाह रहा हूं कि आज 22 दिसंबर 1946 को जो हुआ उसकी मोटी मोटी कुछ बातें हम लोग यहां पर करें ताकि आपको बात समझ में आ सके कि संविधान सभा ने भी अपने नियम बनाए और उन नियमों के तहत ही संविधान सभा को संचालित किया गया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारी अक्सर हमको पुस्तकों में नहीं मिलती है। मैं ये सोचता हूं कि आज की चर्चा के बाद में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट संविधान सभा के बारे में और क्लियर हो जाएंगे। कितना अच्छा लगता है मुझे, खुद को ये महसूस होता है कि हम लोग 10-12 दिन की इस चर्चा के पश्चात कम से कम आपके दिमाग में एक बात तो ये भरने में सफल रहे कि इनिशियल स्टेज में संविधान सभा को 3 भागों में बांटना था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम लोग इस बात को भी बतलाने में सफल रहे कि इनिशियल स्टेज में ये बात की गई कि संविधान सभा में 5 उपाध्यक्ष होंगे। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन ये बातें धीरे धीरे आप लोगों ने जो सहन शक्ति दिखाई है, बिल्कुल मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, सहन शक्ति। देखिए,
सहन शक्ति मैं शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मेरा तो ये जुनून है, मुझे तो संविधान पर बातें करने का बड़ा शौक है और मैं अपने जुनून के लिए आप लोगों को शिकार बना रहा हूं। लेकिन आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न आए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इतने लगातार डटे हुए हैं इन सब चीजों को सुनने के लिए, ये काबिल तारीफ है, ये अभिनंदन योग्य है। तो मुझे लगता है कि आपकी वजह से ही ये जो प्रथम सत्र पर हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं या जो चर्चा लगभग कंप्लीट करने जा रहे हैं वो केवल और केवल इसका किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो वे लोग हैं जो अभी सामने बैठकर इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पूरा क्रेडिट अगर किसी को मिलता है तो आप ही को मिलता है, वरना तो संविधान सभा की बहस तो पिछले 10 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं, कम से कम 8 से 10 बार पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन जब तक कोई सुनने वाला नहीं होगा तो आप अपने विचार किसके सामने रखेंगे। तो मैं आप लोगों का बहुत साधुवाद देता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप सुन रहे हैं इसलिए हम लोग सुना रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये ऊपर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ गोपनीय, केवल सदस्यों के निजी प्रयोग के लिए। बिल्कुल आप लोगों को कल ही इशारा कर दिया गया था कि संविधान सभा अब संविधान सभा का कार्य नहीं कर रही है, संविधान सभा खुद एक कमेटी के रूप में बदल गई है, जो 16 लोगों ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों को एक एक करके पास कर रही है। कल आप लोगों को बताया गया किस तरह से पास किए गए। रविवार है उस दिन, डेट है 22 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में प्रातः 11 बजे माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। आप नोट कर पा रहे हैं, कल भी मैंने इशारा किया था, अभी तक लिखा हुआ आ रहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में प्रारंभ हुई, लेकिन आज लिखा हुआ आ गया अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। कल ही मैंने आपको इशारा किया था कि जैसे ये नियम स्वीकार हुआ कि संविधान सभा के सभापति को आगे अध्यक्ष कहा जाएगा, जैसे ही संविधान सभा ने उस नियम को स्वीकार किया, आप देखेंगे कि बाद में हम लोगों ने अध्यक्ष लिखना शुरू कर दिया माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के लिए। तो ये बातें आपको समझनी है। नियम निर्माण समिति की रिपोर्ट गत संख्या से आगे। अध्यक्ष बोलते हैं, हम नियमों पर बहस जारी रखेंगे। मैं समझता हूं नियम 15वें के संबंध में कुछ विवाद है, फिलहाल उसे हम छोड़ देते हैं। 15वें पर कुछ विवाद है तो वो कह रहे हैं कि हम कुछ समय के लिए उसे छोड़ देते हैं। अब के मुंशी जी अलग अलग नियम बता रहे हैं। के मुंशी जी, अब मैं प्रस्ताव रखता हूं कि नियम 15 बाद में लिया जाए। आप देखेंगे कि 16 जो लोग थे नियम समिति में, उसमें सारे नियमों को रखने का काम संविधान सभा में के मुंशी जी कर रहे हैं। एक्चुअली में जब हम लोग संविधान सभा की संपूर्ण प्रक्रिया को समझना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाना चाहिए कि संविधान सभा में कितने लोग जो थे वो सक्रिय थे, कौन कौन लोग। आप इनिशियल स्टेज में देखेंगे बार बार जेबी कृपलानी साहब का नाम आ रहा था, अभी आप पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं कि कृपलानी साहब का नाम ही नहीं आ रहा है। तो यही तो हम चाह रहे हैं कि आपको ये सब मालूम होना चाहिए। आपने इनिशियल स्टेज में देखा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी सभापतित्व के रूप में काम कर रहे थे और वो सक्रिय थे, लेकिन अभी आप देखेंगे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम ही नहीं आएगा। अभी आप देखेंगे कि प्रोफेसर केटी साहा जो बहुत 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 ज्यादा संविधान सभा में सक्रिय थे, एक बार भी अभी तक नाम नहीं आया, एक बार भी अभी तक नाम नहीं आया। आप देखेंगे कि संविधान के निर्माण में सबसे बड़ा जो योगदान है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का है, लेकिन उनका नाम किस तरह से आया आप अच्छी तरह से जानते हैं इन बातों को लेकर। यही तो बताना चाह रहे हैं। जो 12 अधिवेशनों पर जो हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं, जीवंत चर्चा, हूबहू चर्चा, उसमें यही तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि कितने लोग सक्रिय थे। मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कुछ ऐसे मेंबर्स भी थे जो संविधान सभा में एक बार भी नहीं बोले, एक बार भी नहीं बोले। हमारी जब ये चर्चा जब कल खत्म हो जाएगी, मुझे लगता है कम से कम 50 नाम तो आप लोगों ने नोट कर ही लिए होंगे कि संविधान सभा में कौन कौन लोग सदस्य थे। जब पूरी चर्चा कर लेंगे तो 125-150 नाम आपके अंगुलियों पर हो जाएंगे कभी अपनी बात को रखते समय, क्योंकि हम लोग संविधान सभा मतलब 8 से 10 नाम पर ही अपने आप को सीमित करते। कभी अपनी बात को रखते समय जब आप R.K. सिद्धवा जी का नाम बोलेंगे, जब H.V. कामत साहब का नाम बोलेंगे, जब सिब्बल लाल सक्सेना जी का नाम बोलेंगे, तो एक बात बहुत प्रभावी होती है कि भाई इनको संविधान सभा के बारे में ज्ञान है। 40-50 नाम तो हमारे टिप्स पर होने ही चाहिए। तो जरा देखिएगा, अब के मुंशी जी कुछ बात रख रहे हैं। अब मैं प्रस्ताव रखता हूं कि नियम 16 सभा द्वारा स्वीकृत हो। यहां एक शब्द को लेकर दिक्कत चल रही है। एक वो कह रहा है कि यहां शब्द लिखा हुआ है अपॉइंट, तो अपॉइंट को हटा दीजिए और उसकी जगह डायरेक्ट यानी निर्देश शब्द लिख दिया जाए।
इसे मैं स्वीकार करता हूं। ये वो कहते हैं कि अपॉइंट शब्द मैंने हटा दिया और उसकी जगह पर डायरेक्ट शब्द लिखने का कहा, मैं इसे स्वीकार करता हूं। अब आप देखिएगा धीरे धीरे आप इस स्थिति में आ गए हैं कि हमारे संविधान सभा के जो सदस्य हैं किस तरह से एक एक शब्द को लेकर बहस कर रहे हैं। और मैंने आपको कल भी कहा, अभी तो शब्द पर है, फिर कॉमा पर भी बहस आएगी, आप समझ सकते हैं। इसके बाद में ये हटा दिया गया और अध्यक्ष ने कहा कि ये नियम क्या हो गया, स्वीकृत हो गया, ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद मैं सोचता हूं कि जो नियम 21 है उस पर अपने को चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि नियम 21 काफी महत्वपूर्ण है और मुझे लगा कि इस पर चर्चा किए बिना बात अधूरी रह जाएगी। तो नियम जो 21 है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये नियम 21 है और ये के.एम. मुंशी जी चूंकि हर नियम को पढ़ते हैं और उसके बाद में जो संशोधन आते हैं उस पर चर्चा होती है। के.एम. मुंशी जी कह रहे हैं मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 21 स्वीकार किया जाए। धीरेन्द्र नाथ दत्त जो कि बंगाल से आते हैं, नियम 21 क्या है वो अभी मैं बताना चाहूंगा। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हमको मालूम होना चाहिए। धीरेन्द्र नाथ दत्त जो है, जिस प्रश्न पर असेंबली मतलब सभा, जिस प्रश्न पर संविधान सभा में निर्णय हो चुका है उस पर फिर विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि सभा सदस्य संख्या का 1/3 अंश इसके लिए राजी नहीं हो। ये 21 जो नियम है वो ये व्यवस्था करने जा रहा है कि एक बार जिस विषय पर संविधान सभा में चर्चा हो चुकी है उस विषय पर तब तक चर्चा नहीं किए जाए जब तक कि संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य राजी नहीं हो जाए। ये नियम अभी से आप जान लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जब 5वां और 6वां सत्र पढ़ेंगे और खासकर 9वां और 10वां सत्र जब पढ़ेंगे तब आपके सामने इस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। संविधान सभा के कई सदस्य इस प्रकार की आपत्ति डालेंगे कि सर इस पर चर्चा कीजिए, तो सभापति जो है, अध्यक्ष जो है वो कहेंगे कि नहीं हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो आपको उस समय लगेगा कि यार ये क्या तरीका है अध्यक्ष महोदय का, अध्यक्ष महोदय उस पॉइंट पर चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते। तो आपको नियम की जानकारी होनी चाहिए कि ये नियम बनाया जा रहा है कि एक बार अगर चर्चा हो गई है किसी मुद्दे पर तो वापस चर्चा नहीं की जानी चाहिए। धीरेन्द्र नाथ दत्त कह रहे हैं कि यदि संविधान सभा के 1/3 सदस्य किसी मुद्दे पर वापस चर्चा करवाना चाहते हैं तो चर्चा करवानी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे नहीं 2/3 सदस्य, कुछ लोग कहेंगे नहीं 1/4 सदस्य, कुछ लोग कहेंगे 1/5 सदस्य। तो कौन क्या कह रहा है इसको जरा देख लीजिए। मूल प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि यह नियम इस विषय पर बन रहा है कि किसी विषय पर एक बार अगर चर्चा करा ली जाए तो क्या वापस चर्चा हो सकती है, और अगर वापस चर्चा करवानी है तो कितने सदस्य डिमांड करेंगे तब वो बात मानी जाएगी, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। तो जरा देखिएगा, मोहनलाल सक्सेना साहब जो कि संयुक्त प्रांत से हैं वो कह रहे हैं यह संख्या 60% होनी चाहिए। यदि सुझाव उचित हो तो सभी को स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो कम से कम 50% तो सदस्य होने ही चाहिए। वो कह रहे हैं कि यदि किसी विषय पर चर्चा कराना आवश्यक है तो मेरे हिसाब से 60% मेंबर अगर कहे तो चर्चा कराओ, और 60% नहीं मान रहे तो कम से कम 50% तो माने तो ही उस विषय पर चर्चा करवाइए। R.K. सिद्धवा साहब आ रहे, नाम याद रखना R.K. सिद्धवा जी का, मोहनलाल सक्सेना जी का, आगे काफी नाम आएगा इनका। मेरा संशोधन है कि बजाय 1/4 के 3/4 रहे। वो के नहीं नहीं नहीं, ना 1/4, ना 1/3, ना 60%, ना 50%। मेरे हिसाब से किसी भी विषय पर अगर आप चर्चा करवाना चाहते हो वापस, तो संविधान सभा के कम से कम 3/4 सदस्य यानी 75% अगर मेंबर कहे तो ही उस विषय पर चर्चा करवाएंगे, ऐसा R.K. सिद्धवा जी कह रहे हैं। अध्यक्ष कह रहे हैं हमारे सामने 3 संशोधन है। एक कहता है 1/3 संख्या होनी चाहिए, दूसरा कहता है कि 60% होना चाहिए, और तीसरा कहता है कि 3/4 होना चाहिए। यह अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। अब के.एम. मुंशी जी क्या कह रहे हैं, 1/4 सदस्यों का नियम हमने इसलिए रखा, वो कह रहा है कि हमने जो नियम बनाया है उसमें यह नियम बनाया है कि किसी भी विषय पर जिस पर चर्चा पहले से हो रखी है अगर वापस चर्चा करवानी है तो 1/4 मेंबर रखना चाहिए। के.एम. मुंशी जी कह रहे हैं कि हमारी नियम समिति ने यह नियम बनाया। धीरेन्द्र नाथ दत्त कह रहे हैं कि नहीं 1/3 होना चाहिए। मोहनलाल सक्सेना कह रहा है कि नहीं कम से कम 60% होना चाहिए, 60 नहीं तो 50% तो करो ही करो। R.K. सिद्धवा जी कह रहे हैं कि नहीं 3/4 होने चाहिए। अब अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि हमारे सामने 3 विकल्प है। तो के.एम. मुंशी जी कह रहे हैं 1/4 सदस्यों का नियम इसलिए रखा गया था कि यह सभा हिंदुस्तान के संविधान पर बहस करने जा रही है और बहुत से ऐसे मौके आ सकते हैं जब एक बार तय की गई बातें फिर विचार करने के लिए सामने आए। अगर सदस्यगण अन्य संविधान सभाओं की कार्यवाही पर नजर डालेंगे
तो वे ये देखेंगे कि कुछ बातें बार बार सामने आई थी। इसलिए यह उचित नहीं होगा कि सवाल फिर सामने लाने के लिए ज्यादा संख्या की जरूरत हो। इसमें कोई अड़चन इसलिए नहीं आएगी कि अध्यक्ष को अधिकार है कि वह एक ही तर्क को दोहराने से रोक दे। वाह, कितने गजब के लोग थे हमारे संविधान निर्माता। उन्होंने पहले से इस बात का अध्ययन कर लिया कि हमने दुनिया की अन्य संविधान सभाओं की बहसों को देखा है। आप देखिएगा, ऐसे सीधा 9 दिसंबर को मुंह धोकर उठकर नहीं आए थे वो। उन्होंने बहुत मेहनत की थी। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया के अन्य देशों के संविधान सभाओं की बहसों को देखा है। हमने देखा है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं और उन पर विचार करना जरूरी होता है। टाइम लगता है संविधान के निर्माण में, तो वो मुद्दे बार बार आएंगे। एक ही मुद्दा बार बार आएगा, तो हमने रखा है कि भाई 1/4 सदस्य अगर कहे तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। संख्या ज्यादा नहीं रखी जा सकती है, ऐसा के मुंशी जी कह रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अगर अध्यक्ष उसके तर्क से सहमत होंगे तो 1/4 सदस्य संख्या ठीक है, 1/3 या 50% या 3/4 तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, ऐसा के मुंशी जी कह रहे हैं। संतानम साहब, के संतानम साहब क्या कह रहे हैं? मैं नहीं समझता कि एक ही सवाल को बार बार उठाने के लिए अग्रपूर्ण अल्प मत की स्वीकृति क्यों दी जाए। संतानम साहब कह रहे हैं कि एक ही मुद्दे को बार बार उठाने के लिए परमिशन देने ही क्यों चाहिए, जबकि के मुंशी जी कह रहे हैं कि दुनिया भर की संविधान सभाओं की बहसों को हमने जब देखा तो हमने महसूस किया कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर बार बार चर्चा होती है, इसलिए हमने पहले से ही ऐसा सिस्टम कर दिया। वो विजनरी थे। अगर आप किसी के लिए विजनरी शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है दूरदृष्टि। वो पहले से सोच रखे थे कि ऐसी ऐसी समस्या आ सकती है आगे। अब मोहनलाल सक्सेना कह रहे हैं, मैं 2/3 सदस्यों की स्वीकृति पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि दूसरे संविधानों का उदाहरण यहां लागू नहीं होगा, हमारे यहां की स्थिति अलग है। मोहनलाल सक्सेना जी कह रहे हैं कि दूसरे देशों के संविधान सभाओं में 1/4 का प्रावधान किया गया है, तो हमारे यहां पर क्यों किया जा रहा है? हमारी परिस्थिति अलग है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप 2/3 रखिए। अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, मैं इस पर वोटिंग करवा लेता हूं भाई। कोई कह रहा है ये, कोई कह रहा है ये, मैं इस पर वोटिंग करवा लेता हूं। इसी बीच में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर बोले। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर आप लोग जानते हैं, नियम समिति के एक मेंबर थे। वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। महोदय, मैं थोड़ा समय चाहूंगा। यदि हम अपने को इतना बुद्धिमान नहीं समझते, क्या बात कही है, क्या हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि एक बार जो बना दिया उसमें संशोधन की आवश्यकता ही नहीं होगी? वो कह रहे हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो खुद कानून के बहुत बड़े जानकार थे। यदि हम अपने को इतना बुद्धिमान नहीं समझते हो कि किसी भी प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने की जरूरत ही नहीं माने, तब तो और बात है भाई, तब तो और बात है। अगर हम अपना आप को इतना बुद्धिमान मानते हैं कि एक बार हमने जिस विषय पर चर्चा कर ली, बस अब आगे उस विषय पर कभी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हमने 360 डिग्री सोच लिया है। ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा, हमने सब सोच लिया है। अगर हम इतना बुद्धिमान है तो फिर कोई और बात है भाई, फिर तो इस मुद्दे पर बहस करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नहीं तो हमें यह मान लेना चाहिए कि अगर अल्पसंख्यकों में से कुछ सामान्य सदस्य प्रश्न पर फिर विचार करना चाहे तो वे ऐसा कर सकते हैं। समय समय पर ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं जिन पर फिर विचार करना जरूरी नहीं, बुद्धिमानी का काम होगा। अल्लादी कृष्णा स्वामी कह रहे हैं, अरे भाई साहब, कोई अल्पसंख्यकों का मुद्दा हो और वो अगर आग्रह कर रहे हैं तो विचार करने में दिक्कत क्या है? और फिर अगर किसी विषय पर विचार करना है तो ये तो बुद्धिमत्ता का काम है भाई। विचार करना जरूरी नहीं, बुद्धिमत्ता का काम है, क्योंकि आप संविधान बनाने जा रहे हो। आप संविधान जब बना दोगे तो फिर वो लागू हो जाएगा। तो लागू होने से पहले अगर उसमें संशोधन की आवश्यकता है तो दिक्कत क्या है, ऐसा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर कह रहे हैं। फिर वो एक सदस्य है दीवान चमन लाल, वो खड़े हो रहे हैं। सर, मैं अल्लादी की बात का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि इस मामले में जो कठिनाई पैदा हो गई है वो आसानी से टल भी सकती है। कठिनाई ये है कि कुछ सदस्यों को डर है कि इस नियम का उपयोग इस सभा की कार्यवाही में अड़चन डालने के लिए किया जा सकता है। अब दीवान चमन लाल ने बड़ी जबरदस्त बात कही है। वो कह रहे हैं कि साहब, ये जो 1/3 की जगह 1/4 की जगह 1/3 या 2/3 या 50% का जो प्रावधान लेके आ रहे हैं, उसके पीछे सदस्यों के मन में ये डर है। क्या डर है? कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बार बार एक ही मुद्दे पर चर्चा करवा के संविधान सभा की कार्यवाही को रोक सकते हैं। इस बात का डर है, इसलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा नियम कठोर बना दो, संख्या ज्यादा होगी तो उस विषय पर बार बार चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसा दीवान चमन लाल कह रहे हैं। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल रहे हैं, मैं कुछ कहना चाहता हूं।
अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, डॉक्टर मुखर्जी मैं समझता हूं इस नियम पर काफी बहस हो चुकी है, मैं समझता हूं अब इस पर वोटिंग की जा सकती है। मतलब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब कुछ कहने के लिए परमिशन मांग रहे हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं मुखर्जी साहब इस पर चर्चा बहुत हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब इसके ऊपर क्या करवा लेनी चाहिए, वोटिंग करवा लेनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। तो फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फिर बोलते हैं, मैं समझता था कि मैं इसमें कुछ जोड़ सकता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे हैं कि मुझे लगा कि मैं इसमें कुछ जोड़ सकता हूं। तब अध्यक्ष साहब कह रहे बहुत अच्छा, मैं घड़ी को अपने सामने रख देता हूं। वो कह रहे हैं कि मैं घड़ी अपने सामने रख देता हूं ताकि आप अपनी बात को जल्दी से जल्दी क्या करें, कंप्लीट करें। देखिए वो क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा, मैं अब घड़ी अपनी आंखों के सामने रखता हूं, और फिर वो हंसने लग जाते हैं। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं समझता हूं कि समिति ने जो सुझाव रखा है उससे मिलती जुलती धारा पर सभा को सहमत हो जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जो नियम समिति ने इस संदर्भ में जो नियम बनाया है कि 1/4 सदस्य अगर कहेंगे तो किसी विषय पर दोबारा चर्चा होगी, मुझे लगता है कि हमारी संविधान सभा को इस पर सहमति व्यक्त कर देनी चाहिए। आखिर इस सभा में बैठे हुए जो लोग बहुमत में हैं वे अल्पसंख्यकों की संभव अड़चनों की बात सोच रहे हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं है कि हमको इस प्रकार का नियम स्वीकार कर लेना चाहिए। अल्पसंख्यकों के मन में जो डर है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के बारे में बहुसंख्यक सोच रहे हैं। अब के मुंशी जी बोल रहे हैं, अध्यक्ष महाशय मुझे सभी तरह के संशोधनों का विरोध इसलिए करना है, जैसा डॉक्टर मुखर्जी ने बतलाया है ये नियम सिर्फ इसी असेंबली पर लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि ए, बी और सी जो सेक्शन बनेंगे उन सेक्शन पर भी लागू किया जाएगा। क्या मैं आप लोगों से ये उम्मीद कर सकता हूं अब कि आपको इस बात का एहसास हो गया क्या कि संविधान सभा के जो 3 सेक्शन थे ए, बी और सी, हालांकि वो अलग बात है कि वो सेक्शन कभी बन नहीं पाए, पर इनिशियल स्टेज में ये नियम था कि ए सेक्शन अपना संविधान बनाएगा, बी सेक्शन अपना संविधान बनाएगा, सी सेक्शन अपना संविधान बनाएगा। पहले इस प्रकार का सिस्टम था, यानी 3 सेक्शन अपना अपना संविधान बनाएंगे, फिर संविधान सभा मिलकर एक खुद अलग से संविधान बनाएगी। इस प्रकार का सिस्टम था इनिशियल स्टेज में। क्या आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी? तो वो कह रहे हैं कि साहब ये जो बात है संविधान सभा की, कि संविधान सभा में ही किसी विषय पर चर्चा कराने के लिए वापस चर्चा कराने के लिए 1/4 सदस्य होने चाहिए, ये नियम तो सेक्शन पर भी लागू होता है, इसलिए अल्पसंख्यकों के मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन अल्पसंख्यक के हिसाब से ही बनाए गए, तो वहां पर भी आप चर्चा करवा सकते हैं, वहां पर भी यही नियम रहेगा। इसके बाद में सभी लोगों ने संशोधन अपना क्या ले लिया, वापस ले लिया, यानी इसके ऊपर वोटिंग करवाने की आवश्यकता ही नहीं हुई। यानी नियम क्या हो गया, अब नियम क्या हो गया कि यदि किसी विषय पर वापस चर्चा करवानी है तो कम से कम 1/4 सदस्य अगर कहेंगे तो ही उस विषय पर वापस चर्चा होगी। यह नियम स्वीकार हो गया, सारे संशोधन वापस ले लिए गए। संशोधन खारिज नहीं हुए, खारिज होना अलग चीज होता है, वापस लेना अलग चीज होता है। वापस का मतलब मैं कुछ बोल रहा हूं कि ऐसा कर दो, तो कहा कि नहीं करेंगे तो ठीक है मैं वापस ले लेता हूं। मैं कहता हूं ऐसा कर दो, सामने वाले कह रहे नहीं करेंगे, मैं कहता हूं वोटिंग कराओ, वोटिंग करवाए और फिर मैं हार जाता हूं, तो उसे कहते हैं खारिज करना। खारिज नहीं हुए, ये संशोधन क्या किए गए, वापस ले लिए गए। जिन जिन लोगों ने संशोधन रखा उन्होंने वापस इन संशोधनों को ले लिया, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। इसके बाद में अब हम लोग नियम 25 पर बात करेंगे। नियम 25 हाँ, नियम 25 कहां गया भाई, ये रहा नियम 25। के मुंशी जी कहते हैं कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 25 स्वीकार किया जाए। अब धीरेन्द्र नाथ दत्त साहब उस संदर्भ में एक संशोधन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नियम 25 लेने से पहले मुझे नियम 24 में एक संशोधन करना है। सम्मानित सदस्य, बहुत सारे सदस्य बोलते हैं नहीं 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 24 पारित हो गया, अब उसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। धीरेन्द्र नाथ दत्त कह रहे हैं मैंने ये शब्द कहे हैं कि अध्यक्ष की स्वीकृति के बिना यदि अध्यक्ष ठीक समझे तो किसी भी सदस्य को कितने ही अधिक समय तक बोलने की मंजूरी दे सकते हैं, पर मामूली तौर पर किसी सदस्य को 30 मिनट से अधिक नहीं बोलना चाहिए। धीरेन्द्र नाथ दत्त एक प्रस्ताव लेकर आए हैं संशोधन। वो कह रहे हैं कि जब कभी भी संविधान सभा के सदस्य को अध्यक्ष आप बोलने के लिए कहे तो कोई भी अध्यक्ष की अनुमति के बिना आधा घंटा से ज्यादा नहीं बोलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक चीज होती है आधा घंटा से ज्यादा नहीं बोलेगा, और एक चीज होती है अध्यक्ष की अनुमति के बिना आधा घंटे से ज्यादा नहीं बोलेगा। में बड़ा फर्क है।
आधा घंटे से ज्यादा नहीं बोलेगा संविधान सभा में कोई सदस्य, इसका मतलब है वो कभी भी आधा घंटे से ज्यादा नहीं बोलेगा। और जब मैं ये कहता हूं कि अध्यक्ष की अनुमति के बिना आधा घंटे से ज्यादा नहीं बोलेगा, इसका मतलब है कि आधा घंटा तो वो बोल ही सकता है, और अगर अध्यक्ष परमिशन देता है तो आधा घंटा से ज्यादा भी बोल सकता है। संविधान सभा में कोई भी सदस्य कितनी देर बोलेगा उसके बारे में नियम बनाया जा रहा है, और यह नियम है कि आधा घंटा अधिकतम बोलेगा। धीरेन्द्रनाथ दत्त कह रहे हैं अध्यक्ष की अनुमति के बिना आधा घंटा बोलेगा, मतलब अध्यक्ष की अनुमति के बिना आधा घंटा तो वो बोल ही सकता है, और अगर अध्यक्ष अनुमति देते हैं तो आधा घंटा से वो ज्यादा भी बोल सकता है। ये नियम बनाया जा रहा है। सारे नियमों की कल्पना उन्होंने कर ली थी पहले से, जो जो परिस्थिति आने वाली है, और उन कल्पना करके ही उन्होंने इस प्रकार के नियम बनाए। अब अध्यक्ष बोल रहे हैं मालूम होता है कि सदस्यगण समय का कोई प्रतिबंध नहीं चाहते। वो अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं चाहते हैं। कोई भी सदस्य जितना चाहे बोल सकता है जब तक कि अध्यक्ष उसे रोके नहीं। आप उसे टाइम बाउंड मत कीजिएगा, आप उसे ये मत कहिएगा 5 मिनट ही बोलोगे, 10 मिनट ही बोलोगे, नियम मत बनाओ। अध्यक्ष जब तक उसे अलाउ करता है 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, उस संदर्भ में उसको खुला छोड़ देना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, मोहनलाल सक्सेना कह रहे हैं कि अध्यक्ष यदि चाहे तो 3 दिन तक बैठक स्थगित रख सकते हैं। अब संविधान सभा में यदि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान खड़ा हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई घटना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में संविधान सभा कितनी अवधि तक स्थगित की जा सकती है? बहुत ध्यान से सुन लेना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस प्रकार की एक प्रॉब्लम आएगी। जो भारत का संविधान और संसद की जब कार्यवाही, संसदीय नियम और प्रक्रिया आप जब देखेंगे, तब आपको एक शब्द का सामना करना पड़ेगा। एक शब्द होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन करना मतलब निलंबित करना, संसद के सत्र को निलंबित करना। और एक शब्द होता है संसद के सत्र को स्थगित करना, इंग्लिश में होता है एडजॉर्नमेंट। सस्पेंशन और एडजॉर्नमेंट में बड़ा फर्क है, और संविधान सभा में अब इसी विषय पर नियम बनाए जा रहे हैं कि संविधान सभा सस्पेंड कब हो सकती है, संविधान सभा एडजॉर्न कब हो सकती है, स्थगित कब हो सकती है, निलंबित कब हो सकती है। इस विषय को लेकर चर्चा होने जा रही है। एक सदस्य प्रस्ताव रख रहे हैं कि सभापति जो अध्यक्ष है वो अधिकतम 3 दिन तक स्थगित रख सकते हैं। जरा देखिएगा, मोहनलाल सक्सेना कह रहे हैं यदि अध्यक्ष चाहे तो 3 दिन तक बैठक स्थगित रख सकते हैं। जो नियम स्वीकार किए जा चुके हैं उनके अनुसार अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह 3 दिन से अधिक सभा की कार्यवाही को स्थगित करे, और 3 दिन से अधिक के लिए न स्थगित कर सकने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो 3 दिन तक सभा को स्थगित कर सकते हैं। अब के मुंशी जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं स्थगित करना और आगे के लिए टालने में बड़ा अंतर है, इसलिए हमने आगे के लिए टालने का नियम बनाना चाहिए। आर के सिद्धवा जी कह रहे हैं महोदय, अगर कोई सदस्य अव्यवस्थित ढंग का व्यवहार करता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? अगर कोई सदस्य अशांति फैलाकर सभा की कार्रवाई स्थगित करा देता है तो वह अपना उद्देश्य तो पूरा कर लेता है, पर उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? इसके अलावा यह नियम भी बनाया जा सकता है कि अध्यक्ष कार्यवाही दूसरे दिन तक स्थगित कर सकते हैं, पर आप अध्यक्ष को 3 दिन तक स्थगित रखने का अधिकार दे रहे हैं। के मुंशी जी कह रहे हैं हमने सिर्फ ये कहा है 3 दिन से अधिक नहीं। के मुंशी जी कह रहे हैं कि हमने ये नियम बनाया कि सभा में यदि किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित हो जाती है तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष है वो अधिकतम 3 दिन तक सभा को स्थगित कर सकते हैं। यानी वो 1 घंटे के लिए कर सकते हैं, 2 घंटे के लिए कर सकते हैं, 1 दिन के लिए कर सकते हैं, 2 दिन के लिए कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम 3 दिन के लिए संविधान सभा स्थगित कर सकते हैं। हमने तो ये नियम बनाया, मुंशी जी ये कह रहे हैं। अब डॉक्टर सुरेश चंद्र बनर्जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं जो आपके लिए बहुत काम का है। उन्होंने कहा महोदय, सस्पेंशन यानी स्थगित करना और आगे के लिए टालना यानी एडजॉर्नमेंट करने में क्या फर्क है? आप कह रहे हो सस्पेंड कर सकते हैं, कोई कह रहा है एडजॉर्नमेंट कर सकते हैं, तो सर मुझे बता दो भाई कि सस्पेंड करना में और एडजॉर्नमेंट करने में फर्क क्या है? तो एक के मुंशी जी क्या कह रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। और जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में आते हैं कि साहब उन्होंने तो सस्पेंड कर दिया, सत्र को स्थगित नहीं किया, ये इनके पास पावर नहीं था, वो उनके पास पावर नहीं था, तो आप लोग जानते हैं भारत की जो न्यायपालिका है वो भारत के संविधान की व्याख्या करती है।
इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी। यू नो वेरी वेल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आप जानते हैं जब वो व्याख्या करती है तो वो शब्द को तो देखती है, साथ ही साथ वो ये भी देखती है कि हमारे संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उन मेंबर्स ने वो शब्द संविधान में क्यों रखा। तो नियम जो बनाया जा रहा है उसमें एक प्रश्न खड़ा हुआ कि साहब सस्पेंशन और एडजॉर्नमेंट में फर्क क्या है। तो के मुंशी जी जवाब दे रहे, सस्पेंशन में असंतोष की भावना शामिल होती है जबकि एडजॉर्नमेंट में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा के मुंशी जी कह रहे हैं। डॉक्टर सुरेश चंद्र बनर्जी, ऐसी हालत में मैं सस्पेंशन की जगह एडजॉर्नमेंट शब्द रखने के लिए संशोधन पेश करता हूं। अब अनंत श्यामनम अयंगर साहब बोल रहे हैं। अनंत श्यामनम अयंगर साहब से आप परिचित हैं, ये लोकसभा के पहले हमारे उपाध्यक्ष थे। वो कह रहे हैं पहले के एक नियम द्वारा हम अध्यक्ष को यह अधिकार दे चुके हैं कि वह असेंबली की राय से 3 दिन तक कार्यवाही स्थगित कर सकते हैं। एक दूसरे नियम में भी यह कहा गया है कि अध्यक्ष केवल दूसरे दिन तक कार्रवाई रोक सकते हैं। 3 दिन तक कार्रवाई स्थगित करने के अधिकार की बात अपवाद स्वरूप है और विशेष आवश्यकता के लिए यह अधिकार दिया गया है। कार्यवाही स्थगित करना और कार्यवाही को आगे के लिए टालना के कारण अलग अलग हो सकते हैं। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही कि संसद जैसे सस्पेंड होती है, संसद जैसे एडजॉर्नमेंट होता है संसद का, ठीक उसी प्रकार से संविधान सभा सस्पेंड कब होगी, संविधान सभा एडजॉर्नमेंट कब होगा, उसके अलग अलग कारण है। दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है, इसलिए इस प्रकार के शब्द लिखे गए हैं। इसके बाद के माधव मेनन साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब आपने एक पॉइंट लिखा कि पॉइंट ऑफ द ऑर्डर वैधानिक आपत्ति पर अगर संविधान सभा में कोई कार्रवाई चल रही है और कोई मेंबर पॉइंट ऑफ द ऑर्डर का प्रश्न उठाता है। पॉइंट ऑफ द ऑर्डर का प्रश्न उठाने का मतलब है जैसे मैं कोई बात रख रहा हूं और इसी बीच में कोई मेंबर बोल गया तो दूसरा मेंबर कहेगा सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात है, ये व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, जो मेंबर अपनी बात को कह रहा है इसमें बीच में क्यों बोले। या फिर जैसे मैं कोई प्रस्ताव रख रहा हूं, प्रस्ताव रखता हुआ अपनी बात को पूरा ही नहीं कर पाया, इसी बीच में एक संशोधन आ गया और संशोधन अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया, तो कोई सदस्य ये प्रश्न उठा सकता है सर ये क्या बात हुई। जब एक मेंबर ने अपना पूरा प्रस्ताव रखा ही नहीं है, उससे पहले उसमें संशोधन कैसे लिए जा सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है। अगर आप लोगों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो आज के न्यूज़पेपर में आपको एक जानकारी मिलेगी कि कल राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के एक मेंबर डेरेक ओब्रायन ने कल पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था, व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, और जब उनको परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने जो नियम बना रखे हैं वो नियमों की एक कॉपी जो है राज्यसभा के सभापति के सामने फेंक दी। उसके बाद में उन्हें कल सस्पेंड कर दिया गया। अगर आप लोगों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि जो व्यवस्था बना रखी है उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग काम नहीं करना, जो हमने नियम बना रखे हैं उन नियमों के अकॉर्डिंग काम नहीं रखना, इसे कहते हैं व्यवस्था का प्रश्न, दैट इज पॉइंट ऑफ द ऑर्डर। तो ये के माधव मेनन एक मेंबर है मद्रास के, ये इस तरह की बात कह रहे हैं। फिर इसके बाद में कई सारी बातें आती है और उस पर चर्चा होती है और ये फिर संशोधन को क्या कर लिया जाता है, नामंजूर कर लिया जाता है। सस्पेंड की जगह एडजॉर्नमेंट पर वोट लिए गए और सस्पेंड ही रखा गया, एडजॉर्नमेंट नहीं रखा गया, संशोधन नामंजूर कर दिया गया, ऐसा अध्यक्ष की ओर से घोषणा होती है। उसके बाद में हम लोगों को नियम 26 पर बात करनी है और नियम 26 पर भी विशेषकर हमको आर के सिद्धवा जी ने जो कहा है उस पर बात करनी है। आर के सिद्धवा जी ये है नियम 26 पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वो नियम 26 के एक मुद्दे को उठाते हैं। वो कह रहे हैं कि फिर भी सभा की शब्दशः रिपोर्ट उसी तरह ली जाएगी जिस तरह जनता के लिए खुली सभाओं की ली जाती है। आर के सिद्धवा जी कह रहे हैं कि संविधान सभा जब कार्रवाई करेगी तो उसमें बहुत सारी समितियां होगी, उन समितियों की रिपोर्ट्स के संदर्भ में क्या होगा। तो वो अध्यक्ष साहब इस संदर्भ में कह रहे हैं कि समिति की बैठक की शब्दशः रिपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। इस संबंध में समितियों में हमने एक बहस में विचार भी किया था और मैं ये आवश्यक नहीं समझता हूं कि संपूर्ण बहस की शब्दशः रिपोर्ट ली जाए। अर्थात विभिन्न प्रकार की जब समितियां बनेगी संविधान सभा की तो वो समितियां अलग कमरे में बैठकर चर्चा करेगी, समितियों में किस सदस्य ने क्या कहा
हूबहू जैसी चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं कि संविधान सभा में किस सदस्य ने क्या कहा, वो तो आपके सामने इस पुस्तक के रूप में मौजूद है, तो आज हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन संविधान सभा में बहुत सारी समितियां थी, अलग अलग कमरों में बैठकर वो समितियां विचार विमर्श करती थी। समितियों में किस सदस्य ने क्या कहा उसकी रिपोर्ट के संदर्भ में चर्चा की जा रही है, तो उसका क्या होगा। तो अध्यक्ष साहब साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि समिति की बैठक की शब्दशः रिपोर्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में समितियों में हमने एक विचार विमर्श किया था और मैं ये आवश्यक नहीं समझता हूं कि संपूर्ण बहस की शब्दशः रिपोर्ट ली जाए। अर्थात संविधान सभा की जो विभिन्न प्रकार की जो समितियां बनेगी वो अलग अलग कमरों में बैठकर जो चर्चा करती है, उन्होंने किसने क्या कहा शब्दशः रिपोर्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस रिपोर्ट की जो महत्वपूर्ण जो बात है वो संविधान सभा में रख दी जाएगी, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष की हैसियत से कह रहे हैं। अब मैं लेके जाता हूं आपको एक अलग नियम की ओर, जो कि नियम 29 है, जिस पर हमको चर्चा करना बहुत जरूरी है। और नियम 29 ये आ गया है। अब आप देखिए किस तरह से शब्द की बाल की खाल निकाली जा रही है, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने के लिए ये लेकर आया हूं, वरना नियम 29 पर चर्चा करना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं था। नियम 29 जो भी है उसमें एक शब्द लिखा हुआ है मे, इंग्लिश में कहते हैं मे, हिंदी में कहते हैं सकें। तो एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो मे लिखा हुआ है उसे हटाकर उसकी जगह लिखेंगे सकेंगे। हम कर सके, ऐसा एक कोई शब्द है जैसे हम कर सकें, तो वो कह रहे हैं सके नहीं, कर सकेंगे, इस प्रकार की शब्दावली लिख दीजिए। तो आप अंदाज लगाइए कि हमारे संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो कितने गजब के एक एक शब्द की बाल की खाल निकाल रहे हैं। और के मुंशी साहब जो है, जो प्रस्ताव रख रहे हैं एक एक नियम के बारे में, उनके संशोधनों को जहां उनके अच्छा लगता है वो स्वीकार भी करते हैं। आप देख लीजिए, श्री के मुंशी जी कह रहे हैं उस जगह सकेंगे की शक्ति सके में मौजूद है, इसलिए संशोधन अनावश्यक है। वो कह रहे हैं कि जब सके लिखा हुआ है तो उसमें सकेंगे ऑलरेडी शामिल है। आप समझ सकते हैं, वो कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हो कि सके हटा दीजिए, उसकी जगह सकेंगे लिख दीजिए। तो के मुंशी जी कह रहे हैं कि नहीं, सके जो लिखा हुआ है उसमें सकेंगे अपना आप ही आ जाता है, इसलिए आपके संशोधन को मैं क्या करता हूं, अस्वीकार करता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने उस संशोधन को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद में देखिएगा जरा, अब एक नियम है 31, बहुत महत्वपूर्ण नियम आपके सामने रखा जा रहा है, उसको जरा देखना। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुंशी जी कह रहे हैं कि नियम 31 मंजूर किया जाए। इसी बीच में धीरेन्द्र नाथ दत्त जो कि बंगाल से हैं वो बोल रहे हैं, क्या आप उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई विशेष विधान बनाना चाहते हैं क्या? अध्यक्ष का चुनाव तो हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। अब उपाध्यक्षों के बारे में क्या सिस्टम है? उपाध्यक्ष कितने होंगे संविधान सभा में, बताइए जरा। संविधान सभा में उपाध्यक्ष कितने होंगे? राजकुमार चौधरी जी का जवाब आ गया, ओके। लोकेंद्र सैनी जी का भी जवाब आ गया। आज आपने 5 तो बता रहे हैं, पर अपना रीनेम करो ना, RDMI8A ड्यूल, आप अपना रीनेम करो भाई। बगाराम जी थाईमैन शायद नाम है आपका, तो रीनेम कीजिए अपने को। हाँ, मैं चेहरा पहचानने लग गया इतने दिन से। तो संविधान सभा में 5 उपाध्यक्ष होंगे, किस तरह से उपाध्यक्ष लिए जाएंगे इसके बारे में नियम बनाया जा रहा है। तो के मुंशी जी बोल रहे हैं उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए भी वही तंत्र होगा जो अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए काम में लाया गया। फर्क इतना ही होगा कि चुनाव 2 होंगे, इसलिए तारीख और समय शब्दों को नियम 32 में रख दिया है। मेरा ख्याल है अध्यक्ष द्वारा निर्धारित ढंग शब्द पर्याप्त है। वो कह रहे हैं कि नियम 31 जो है उसमें उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में लिखा हुआ है, और उसमें हमने केवल इतना लिखा कि उपाध्यक्षों का चुनाव उसी तरह से होगा जिस तरह से अध्यक्ष का चुनाव हुआ। ऐसा वो के मुंशी जी कहना चाह रहे हैं। अध्यक्ष कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैं मानता हूं इसे ज्यों का त्यों रहने देना पड़ेगा, नहीं तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसी तरह से उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, नियम में यही लिखा हुआ है, और इससे अगर हटते हैं तो कई सारी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो धीरेन्द्र नाथ दत्त कह रहे हैं कोई प्रोसीजर तो रखना ही होगा, चुनाव का ढंग तो निश्चित कर देना चाहिए। अब धीरेन्द्र नाथ दत्त कह रहे हैं चुनाव किस तरह से होगा ये तो बताओ। के मुंशी जी कह रहे अरे यार, मैंने जब कह दिया कि जिस तरह से संविधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा उसी तरह से होगा, तो इसका मतलब प्रोसीजर तो आ गया। अब देवी प्रसाद खेतान, डीपी खेतान साहब पहचान गए, प्रारूप समिति के मेंबर थे डीपी खेतान साहब, खेतान ग्रुप वाले।
डीपी केतान साहब कह रहे हैं, मेरे ख्याल में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित ढंग पर शब्द रहने चाहिए। महाशय, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नियम बना लेंगे। नियम 31 संशोधन सहित स्वीकार हुआ। वो कह रहा है कि जिस विधि से अध्यक्ष का चुनाव होगा उसी विधि से संविधान सभा के उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। डिटेल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब लिख दिया उसी ढंग से होगा तो यह पर्याप्त है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में हमको लेना चाहिए जवाब। सी सुब्रमण्यम कह रहे हैं, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह उपाध्यक्ष जिसे अध्यक्ष निर्धारित करे संविधान सभा की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संविधान सभा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा, लेकिन इसका निर्धारण कौन करेगा? अध्यक्ष बताएगा कि इनमें से कौन सा उपाध्यक्ष करेगा। बात समझ रहे हो? फिर वो कह रहे हैं, हमें ऐसी आकस्मिक स्थिति के लिए भी तैयारी कर लेनी चाहिए जब अध्यक्ष ने निर्णय नहीं किया हो कि दो उपाध्यक्ष में असेंबली की अध्यक्षता कौन कर सकता है। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संविधान सभा की अध्यक्षता करेगा और कौन सा उपाध्यक्ष करेगा इसका निर्धारण अध्यक्ष करेगा। लेकिन सुब्रमण्यम जी कह रहे हैं कि हमें इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थिति की भी कल्पना कर लेनी चाहिए कि बाय द वे अध्यक्ष ने यह निर्धारण नहीं किया है, बीमार हो गए, सख्त बीमार हो गए, और वो इस बोलने की पोजीशन में नहीं, लिखने की पोजीशन में नहीं है कि उनकी अनुपस्थिति में संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल प्रॉब्लम हुई। तो संविधान सभा के मेंबर कितने गजब के लोग थे। वो कहे, साहब अगर अध्यक्ष निर्धारण करने की स्थिति में नहीं हुआ तो फिर संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, कौन सा उपाध्यक्ष करेगा? तो अध्यक्ष साहब क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष जो खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वो क्या कह रहे हैं? आप उनमें सीनियरिटी का निर्णय कैसे करेंगे? यह प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई 5 जन हैं, इनमें से कौन सीनियर है, कौन इसकी अध्यक्षता करेगा, सीनियरिटी का निर्धारण कैसे करेंगे? तो सुब्रमण्यम कह रहे हैं एज के हिसाब से। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, सी सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि एज के हिसाब से। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कह रहे हैं कि एक बार एज के हिसाब से एक व्यक्ति को संविधान सभा में हम सभापति बना चुके हैं, अब एज के हिसाब से निर्धारण नहीं होगा। सुन लीजिएगा अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, मैं नहीं समझता कि यह ऐसी बात है जिस पर आपको आग्रह करना चाहिए। उपाध्यक्षों की अवस्था के सवाल में, उपाध्यक्षों की अवस्था मतलब एज के सवाल में पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। एक बार हम ऐसा कर चुके हैं और मैं नहीं बताना चाहता कि हम फिर ऐसा करें। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि देखिए एज वेज का फालतू बात तो करो मत, हम एक बार एज के हिसाब से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना चुके हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि बार बार आप इस चीज को रिपीट करें। अब नियम 34 क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। अब नियम 35, आर के सिद्धवा जी इस नियम में संशोधन करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि नियम 35 ये कहता है, अगर अध्यक्ष गैर हाजिर है और सभा की अध्यक्षता कोई उपाध्यक्ष करने में असमर्थ है तो सभा किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के कार्य संचालन के लिए चुन सकती है। यार क्या लोग थे यार। वो कह रहे अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे, और अगले क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो, और उपाध्यक्ष कितने हैं? 5। क्या कह रहे, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर क्या होगा? तो नियम 35 ये कह रहा है कि अगर असेंबली किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के कार्य संचालन के लिए चुन सकती है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संविधान सभा खुद यह तय करेगी कि आज उनकी अध्यक्षता कौन करेगा। आप लोग जानते हैं इस प्रकार का सिस्टम ग्राम सभाओं में है। ग्राम सभाओं की अध्यक्षता सरपंच करता है, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है, और अगर उप सरपंच भी अनुपस्थित हो तो ग्राम सभा खुद यह तय करती है कि आज उनकी अध्यक्षता कौन करेगा। देख सकते हैं इसकी जड़ें यहां पर हैं। कोई भी जब संशोधन हमारे यहां पर किया जाता है तो हमको लगता है यार क्या नियम बनाया, क्या खाक नियम बनाया। वो सारे लोग जो इन मुद्दों पर चर्चा करके जा चुके हैं, हम तो उन्हीं को पढ़ के कह रहे हैं साहब ये मेरी तरफ से संशोधन कर लीजिए। मेरी तरफ से संशोधन नहीं है, वो सारे संशोधन पर वो बातचीत पहले से कर चुके हैं। इसलिए तो देवदूत कहा है, इसलिए तो भारत के संविधान को दुनिया का सबसे खूबसूरत दस्तावेज कहा है। किन मुद्दों पर आप कल्पना करेंगे? साहब ये हो गया तो, अरे वो उस पर चर्चा कर चुके हैं, अच्छा वो चर्चा कर चुके हैं, साहब ये नहीं हुआ तो ये हो गया तो फिर, अरे उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। क्या लोग थे, हर एंगल पर चर्चा कर चुके हैं।
फिर वो कह रहा है कि मेरा प्रस्ताव है कि उसके बदले नीचे लिखी गई शब्दावली रखा जाए। वो कह रहे हैं आर के सिद्धवा जी कि अभी आपने नियम बनाया है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संविधान सभा खुद यह तय करेगी कि आज उनकी अध्यक्षता कौन करेगा। सिद्धवा जी कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से इस शब्दावली को हटा दी जाए और मेरी शब्दावली जोड़ी जाए। अब सिद्धवा जी की शब्दावली क्या, जरा देखिएगा। अध्यक्ष हर बैठक के प्रारंभ में 4 अध्यक्षों की एक सूची तैयार करके देंगे जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की गैर हाजिरी में अध्यक्ष का कार्य संचालन करेंगे। वाह वाह, क्या कह रहे हैं सिद्धवा जी? वो कह रहे हैं कि संविधान सभा की जब बैठक होगी तो अध्यक्ष पहले से ही 4 लोगों की एक सूची बना के दे देगा और वो सूची क्या प्रावधान करती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में संविधान सभा की अध्यक्षता उस सूची में जो नाम दे रखे उसमें से 1 2 3 4 वो करेंगे। अगर पहला नहीं है तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं है तो तीसरा करेगा, तीसरा नहीं है तो चौथा करेगा। दोस्तों, अगर आप लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के बारे में पढ़ रखे हो तो आपको मालूम होगा लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, लोकसभा में एक उपाध्यक्ष होता है, और अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो फिर लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? पूरा एक पैनल बना रखा है लोकसभा अध्यक्ष ने, 10 लोगों का एक पैनल बना रखा है कि वो 10 में से कोई व्यक्ति उस समय अध्यक्षता करेगा। सेम बात राज्यसभा के संदर्भ में, सभापति अध्यक्षता करेगा, सभापति नहीं है तो उपसभापति करेगा, और उपसभापति भी नहीं है तो सभापति ने जो पैनल बना रखा है उस पैनल में से कोई व्यक्ति राज्यसभा की क्या करेगा? अध्यक्षता करते हुए आपको दिखाई देगा। ऐसा सिस्टम है कि नहीं वर्तमान में? बिल्कुल वही सिस्टम की बात कह रहे हैं सिद्धवा जी। वो क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष हर बैठक के प्रारंभ में 4 अध्यक्षों की एक सूची तैयार करेंगे देंगे जो अध्यक्ष या उपाध्यक्षों की गैर हाजिरी में अध्यक्ष का कार्य संचालन करेंगे। यह आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टम है। संसद की प्रक्रिया जब जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा की, तब आपको मालूम पड़ेगा सभापतियों का एक पैनल बनाया जाता है। आप लोगों ने पढ़ रखा है सब बातें? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कभी इस प्रकार का भी वर्कशॉप चलाएंगे जिसमें संसद के नियम और प्रक्रिया की बाल की खाल निकाली जा सकती है। ऐसा किया जा सकता है ना यार, कितने सारे काम किए जा सकते हैं। यही सुझाव लेंगे कल आपसे कि क्या क्या किया जा सकता है। चलिए, अध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? इन नियमों के अनुसार तो 5 उपाध्यक्ष होने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि सूची में लिखे गए किसी सज्जन के लिए कभी अध्यक्षता करने का मौका मिलेगा। साधारणतः सूची में दर्ज कोई व्यक्ति कभी अध्यक्षता नहीं कर सकता। वो अध्यक्ष महोदय जो राजेंद्र प्रसाद जी है वो कह रहे हैं यार 5 उपाध्यक्ष है संविधान सभा में, इतना आगे क्यों सोच रहे हो यार कि और पैनल बना दो 4 लोगों का। तो फिर 5 उपाध्यक्ष है वो क्या करेंगे? वो नहीं तो ये, वो नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, 5 लोग हैं और छठा मैं खुद हूं। फिर वो कह रहे हैं कि मुझे लगता नहीं कि ऐसा कभी अवसर आएगा कि हम 5 उपाध्यक्ष भी नहीं हो और हमको कोई नई व्यवस्था करनी पड़ जाए। ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। के मुंशी जी कह रहे हैं एक ये संशोधन सुझाया गया है कि इस नियम में योग्य शब्द को बदलकर हाजिर कर दिया जाए। मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं। क्या गजब की बात कही है यार। एक्चुअली में नियम में यह लिखा हुआ है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संविधान सभा की अध्यक्षता करेगा और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संविधान सभा जिस व्यक्ति को योग्य समझती है वो व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करेगा। उन्होंने कहा यह जो योग्य शब्द है ना ये गलत है। कितना दिमाग लगाया कि ये जो योग्य शब्द है वो गलत है। उसकी जगह पर क्या होना चाहिए? संविधान सभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा और उपाध्यक्ष की उपस्थिति में, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संविधान सभा में जो हाजिर है वो उसकी अध्यक्षता करेगा। तो जो उपस्थित है उनमें से किसी व्यक्ति को आप अध्यक्ष बना देना उस दिन के लिए। योग्य लिखने की जरूरत का, योग्य तो सारे लोग योग्य होते हैं। अध्यक्ष के लिए कोई खास क्वालिफिकेशन थोड़ी है, उपाध्यक्ष के लिए कोई खास क्वालिफिकेशन थोड़ी है। संविधान सभा में अगर आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनना चाहते हो तो आपको सदस्य होना ही पर्याप्त है। तो आप योग्य शब्द क्यों लिख रहे हो? योग्य हटा दीजिए, लिखो जो उपस्थित है उनमें से किसी व्यक्ति को उस दिन की अध्यक्षता करने का काम सौंप दिया जाएगा। कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है ये सारी बातें। योग्य शब्द लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। योग्य शब्द लिखने से तो कौन डिफाइन करेगा योग्य कौन है? सारे लोग संविधान सभा के मेंबर अध्यक्ष बनने के योग्य हैं। ये है दिमाग इन लोगों का। फिर देखिएगा, संशोधन मंजूर कर दिया गया, योग्य शब्द को हटाकर हाजिर शब्द लिख दिया गया और इस प्रकार से यह संशोधन क्या हो गया? स्वीकृत हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। एच वी कामत साहब क्या कह रहे हैं? एच वी कामत साहब,
दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो तो कल जब के.एम. मुंशी जी ने एक नियम समिति के द्वारा जो नियम बनाए गए उस पर मोटी मोटी बात कही थी, तब आपको याद हो मैंने आपको बहुत ढंग से बताया था कि संविधान सभा का कार्यालय 2 भागों में बटा होगा। याद आया? एक एडवाइजरी वाला पोर्शन और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच। एडवाइजरी जो ब्रांच होगी उसका अध्यक्ष कौन होगा? जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार है, यानी सर BN राव साहब। और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच उसका अध्यक्ष कौन होगा? संविधान सभा के जो सचिव है, कौन? HVR अयंगर साहब, वो उस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच के अध्यक्ष होंगे। तो संविधान सभा के कार्यालय को कल 2 भागों में बांटने की बात हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब उस पर एक सुझाव आ रहा है, एक संशोधन आ रहा है। किसकी तरफ से? HV कामत साहब की ओर से। जरा देखिएगा और उनके तर्क देखिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सिद्धांत से सहमत हूं कि 2 शाखाएं होनी चाहिए कार्यालय की, पर मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि उन दोनों शाखाओं को परस्पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि एक दफ्तर तो समूची असेंबली के लिए होना चाहिए और उसका प्रमुख व्यक्ति होना चाहिए वैधानिक सलाहकार, जिसके नीचे सेक्रेटरी को काम करना चाहिए। 2 स्वतंत्र शाखाएं नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि आपने जो नियम बनाया है उसके तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच का अध्यक्ष संविधान सभा का सचिव है, एडवाइजरी ब्रांच का अध्यक्ष संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार है। 2 अलग अलग ब्रांच आपने बना दी। सर मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इस बात से तो सहमत हूं कि 2 अलग अलग संस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन सर एडवाइजरी जो बोर्ड है, एडवाइजरी जो ब्रांच है, जिसके अध्यक्ष संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार है, उन्हीं के नीचे होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, जिसका अध्यक्ष सचिव हो, वो उनके नीचे होना चाहिए। दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा HV कामत साहब कह रहे हैं। फिर RK सिद्धवा जी कह रहे हैं, महाशय मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं, और वह यह है कि एडवाइजरी डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का मतलब क्या है। और एडवाइजर का अर्थ है सलाह या परामर्श देने वाला, एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है इंतजाम करने वाला। मैं जानना चाहता हूं आप 2 अलग अलग विभाग क्यों बना रहे हैं सर? एडवाइजरी जो डिपार्टमेंट है वो एडवाइस देगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है वो व्यवस्था करेगा। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये आप संविधान सभा के कार्यालय के 2 टुकड़े क्यों कर रहे हैं, ऐसा सिद्धवा जी कह रहे हैं। अब के.एम. मुंशी जी वो क्या कह रहे हैं? पहली बात का जवाब यह है कि एडवाइजरी ब्रांच और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच संविधान सभा के दफ्तर की ही 2 शाखाएं हैं, 2 अलग संगठन नहीं है, जैसा कि चैप्टर के शीर्षक से बहुत स्पष्ट है। एडवाइजरी बोर्ड के प्रधान संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार होंगे, जो सदस्यों को ऐसी सुविधाएं देंगे जिनका संबंध अधिकारियों को तथ्यात्मक सामग्री और विभिन्न संविधानों के नियमों इत्यादि से होगा। एडवाइजरी ब्रांच जो है वो संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रकार के नियम उपलब्ध करवाएगी, विभिन्न देशों के संविधानों की जानकारी उपलब्ध करवाएगी, विभिन्न कानूनों की जानकारी उपलब्ध करवाने का काम तो करेगा एडवाइजरी ब्रांच। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है वो उनको विभिन्न प्रकार का प्रशासन से संबंधित कार्यों में क्या करेगी, उनकी मदद करने का काम करेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच की देखरेख वैधानिक असेंबली के मंत्री करेंगे। सलाहकार यानी एडवाइजरी बोर्ड का काम और व्यवस्था के काम में कोई किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, दोनों काम अलग अलग है, इसलिए इन दोनों कामों को अलग अलग होना चाहिए, ऐसा के.एम. मुंशी जी कह रहे हैं। कि सिद्धवा जी जो और कामत साहब जो लॉजिक दे रहे हैं कि साहब एडमिनिस्ट्रेशन का काम और एडवाइजरी का काम, दोनों काम आपने अलग अलग क्यों कर रखा है, तो मुंशी जी कह रहे हैं कि एडवाइजरी का काम अलग है यार, हम जो संविधान बना रहे हैं उसमें कोई एडवाइस चाहिए तो हम एडवाइजरी ब्रांच लेंगे, और संविधान बनाते समय पानी हमको नहीं मिला, हमको समय पर चाय नहीं मिली, हमको संशोधन की कॉपी नहीं मिली, इससे संबंधित काम देखने का काम कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच करेगी। इसलिए दोनों काम क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में आर्टिकल नियम 39 जो है उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। यह आर्टिकल 39 है। मुंशी जी कह रहे हैं, सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 39
स्वीकार कर दिया जाए। ये एक्चुअली में नियम एक कमेटी के संदर्भ में है और वो कमेटी आपको आगे आने वाले दिनों में उस कमेटी के बारे में आप समझेंगे, जानेंगे। उस कमेटी का नाम है कार्य संचालन समिति। कमेटी का नाम सुन लीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने नियम समिति का नाम सुना, अभी तक आप लोगों ने नेगोशिएटिंग कमेटी का नाम सुना जिसे वार्ता समिति कहते हैं। अब आप तीसरा एक कमेटी का नाम सुनने जा रहे हैं जिसको हिंदी में कहते हैं कार्य संचालन समिति, इंग्लिश में कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी। तो एक सुझाव आ रहा है स्टीयरिंग कमेटी के बारे में कि स्टीयरिंग कमेटी करेगी क्या। तो यदुवंश सहाय, ये बिहार से हैं, वो कह रहे हैं कि नियम 39 में स्टीयरिंग कमेटी संविधान सभा और इसके दफ्तर के मध्य एक मध्यवर्ती संस्था यानी लाइजनिंग जो बॉडी है उसका काम करेगी। पर इस नियम में यह भी कहा गया है कि यह संस्था अध्यक्ष और असेंबली में के किसी भी भाग के बीच मध्यवर्ती का काम करेगी। मैं समझता हूं अध्यक्ष और असेंबली के बीच कोई अवसर नहीं होना चाहिए, हम सीधा अध्यक्ष से बात कर सके, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, आपको बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले क्लियर करना जरूरी है। संविधान सभा एक कमेटी बनाने जा रही है, उसका नाम है कार्य संचालन समिति, इंग्लिश में कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी का काम क्या दिया जा रहा है नियमों के अनुसार। स्टीयरिंग कमेटी संविधान सभा के अध्यक्ष और जो 3 सेक्शन बनेंगे ए, बी और सी, इन 3 सेक्शन के बीच में एक लाइजनिंग बॉडी के रूप में काम करेगी, उनको जोड़ने का काम करेगी। एक दूसरा, स्टीयरिंग कमेटी संविधान सभा के अध्यक्ष और संविधान सभा के सदस्यों के बीच में भी लाइजनिंग का काम करेगी। संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो डायरेक्ट अध्यक्ष को ना कहकर स्टीयरिंग कमेटी को बताएंगे और स्टीयरिंग कमेटी एक पोस्टमैन की भांति सारी बातें अध्यक्ष तक लेकर जाएगी। इस प्रकार की स्टीयरिंग कमेटी बन रही है। यदुवंश सहाय जो कि बिहार से है वो कह रहे सर ये गलत बात है, इस प्रकार की कोई कमेटी नहीं होनी चाहिए, हम सदस्य सीधा आपसे कांटेक्ट करना चाहते, बीच में ये बिचौलिए नहीं होने चाहिए स्टीयरिंग कमेटी के रूप में, ऐसा यदुवंश सहाय कहना चाहते हैं। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। स्टीयरिंग कमेटी का जो रोल है जो नियमों में दिया जा रहा है उस पर आपत्ति की जा रही है। वो कह रहे अध्यक्ष और सदस्यों के बीच में इस प्रकार की कोई समिति नहीं होनी चाहिए। अब के मुंशी जी बोल रहे हैं क्योंकि वही सारे नियमों का जवाब दे रहे हैं। आप एक चीज नोट कर रहे हैं, नियम समिति ने जो नियम बनाए सारे नियम रखने का काम कौन कर रहे हैं, के मुंशी जी कर रहे हैं। और जो संशोधन रखे जा रहे हैं उन संशोधनों के बारे में विचार भी कौन रख रहे हैं, के मुंशी जी रख रहे हैं। ये तो संविधान सभा के नियम है। आगे आने वाले दिनों में जब आप संविधान सभा संविधान के निर्माण का जब काम करेगी तो एक एक अनुच्छेद रखा जाएगा और उन अनुच्छेदों पर कई सारे संशोधन आएंगे। अनुच्छेद रखने का काम कौन करेगा बताओ जरा। संविधान सभा में एक एक अनुच्छेद रखने का काम कौन करेगा, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। और उन अनुच्छेदों पर जो विभिन्न सदस्यों के जो संशोधन आएंगे उन संशोधनों का जवाब कौन देंगे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। और ये जो नियम बन रहे हैं संविधान सभा कैसे काम करेगी, ये जो नियम बन रहे हैं एक एक नियम रखने का काम कौन कर रहा है, के.एम. मुंशी जी। और इन नियमों पर जो आपत्तियां आ रही है, उन नियमों पर जो संशोधन आ रहे हैं उन संशोधनों का जवाब देने का काम कौन कर रहे हैं, के.एम. मुंशी जी। बिल्कुल आपको यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि संविधान सभा के नियम अलग चीज है और संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा वो एकदम अलग चीज है। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए, तो के मुंशी जी कह रहे हैं मुझे भय है कि माननीय सदस्य ने अध्यक्ष और सभा के किसी भाग के बीच शब्दों का अर्थ ठीक तौर से नहीं समझा। इसका मतलब यह नहीं है कि अध्यक्ष और बैठक में उपस्थित सदस्यों के बीच, इसका अर्थ तो यह है कि अगर असेंबली का कोई हिस्सा या अंग अध्यक्ष के पास असेंबली के काम के बारे में प्रतिनिधित्व के रूप में आवेदन करना चाहे तो पहले वह आवेदन स्टीयरिंग कमेटी के सामने रखेगा। सभा की बैठक के समय वह समिति अध्यक्ष और सदस्यों के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। के मुंशी जी कह रहे हैं कि माननीय सदस्यों को पता नहीं क्यों डर बैठ गया है कि स्टीयरिंग कमेटी जो है अध्यक्ष और सदस्यों के बीच में रहकर काम करेगी और सदस्यों को अध्यक्ष से मिलने नहीं देगी। ऐसा उसका उद्देश्य नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये तो क्या करेगी, कोई भी जो प्रस्ताव है वो स्टीयरिंग कमेटी के पास आएगा और स्टीयरिंग कमेटी उसको अध्यक्ष के पास रख देगी। इसमें इसका कदापि ये मतलब ये नहीं है कि वो आप लोगों के बीच में आ जाएगी, ऐसा के मुंशी जी कह रहे हैं। तो फिर यदुवंश सहाय वापस बोल रहे हैं, इस सभा में
असेंबली के सदस्यों को अधिकार होना चाहिए कि वे अध्यक्ष तक पहुंच सके और कार्यवाहक समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सके। बस मेरा कहने का तो उद्देश्य यह है। तो के मुंशी जी इसका जवाब दे रहे हैं, अध्यक्ष के लिए यह तो कठिन होगा कि सभा के किसी भी भाग से जो आवेदन सीधे पहुंचे उस पर वह न्याय कर सके, इसलिए स्टीयरिंग कमेटी इसलिए होनी चाहिए ताकि वो उनके लिए एक काम आसान कर सके। अब संविधान सभा के 3 भाग सारे प्रस्ताव लेकर अध्यक्ष को भेजेंगे तो अध्यक्ष साहब अकेले कैसे काम करेंगे? तो इन दोनों के बीच में एक स्टीयरिंग कमेटी होगी जो फिल्टर का काम करेगी, ऐसा डॉक्टर के मुंशी जी कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। अब देखिएगा, ये आ रहा है नियम 43 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और एक मेंबर है, इनका नाम है काला वेंकट राव, के वेंकट राव इनका नाम है, ये मद्रास से है और नियम 43 पे चर्चा की जा रही है। और इससे आज आपको बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी कि क्या संविधान सभा के सदस्यों को कोई वेतन मिलता था, क्या उनको कोई भत्ता मिलता था, और चलो उनको वेतन मिलता कि नहीं मिलता वो अलग बात है, पर संविधान बनाने में जो काम कर रहे थे, मदद कर रहे थे उस ऑफिस में, उनको कोई वेतन भत्ता मिलता था? इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो काला वेंकट राव, के वेंकट राव इनका नाम है, ये मद्रास से है। ये कह रहे हैं, हमने एक भवन समिति की नियुक्ति के बारे में नियम ए अलग बनाने के लिए प्रत्यक्ष सूचना दी थी, जो इस प्रकार से है, सभा के कार्यकाल तक के लिए एक भवन समिति बनाई जाए जो सदस्यों के दिल्ली निवास के समय कार्य के संबंध में रखेगी। यह समिति स्थान, भोजन, औषधि, मनोरंजन, वाचनालय और पुस्तकालय संबंधी व्यवस्था करेंगे। समिति में 11 सदस्य होंगे जिसका चुनाव असेंबली अध्यक्ष के बताए हुए ढंग के अनुसार होगा। समिति को अतिरिक्त सदस्य चुन लेने का अधिकार होगा और अपने काम के लिए अलग अलग उप समितियां बनाने का भी उसे अधिकार होगा। के वेंकट राव जो कि मद्रास से हैं, वो कह रहे हैं कि एक भवन समिति जो है वो होगी और भवन समिति क्या करेगी? संविधान सभा के सदस्य अलग अलग राज्यों से आएंगे, कोई मद्रास से आएगा, कोई बंगाल से आएगा, कोई हैदराबाद से आएगा, कोई पंजाब से आएगा, कोई संयुक्त प्रांत से आएगा, कोई दिल्ली का ही है। तो ये सदस्य ठहरेंगे कहां पर? और सदस्य बीमार हो जाएंगे तो उनका इलाज कैसे होगा? उनकी भोजन की व्यवस्था कहां से होगी? उनके लिए स्थान की व्यवस्था कहां से होगी? उनके लिए, उनको पढ़ने के लिए पुस्तकालय भी चाहिए, उनको पढ़ने के लिए वाचनालय भी चाहिए, तो उसके लिए भी तो एक समिति होनी चाहिए। तो भवन समिति में 11 सदस्य होंगे, ये व्यवस्था ठीक है, और कुछ और अतिरिक्त सदस्य लेने की भी व्यवस्था की जा रही है। और समिति के मेंबर कैसे लिए जाएंगे इसका निर्धारण संविधान सभा के अध्यक्ष तय करेंगे, ये कह रहे हैं के वेंकट राव साहब। तो के मुंशी जी कह रहे हैं, मैं ये संशोधन स्वीकार कर लेता हूं, आपने जो ये कहा ना कमेटी के बारे में, मैं ये स्वीकार करता हूं। तो के संतानम साहब कह रहे हैं, मेरे संशोधन का क्या हुआ? तो के मुंशी जी कह रहे हैं, समिति में 11 सदस्य होंगे जिनका चुनाव समिति के अध्यक्ष द्वारा बताया गए ढंग से होगा। यानी जो भवन समिति बनेगी, अब ये सब नाम अभी से सुनना शुरू कर दीजिए। भवन समिति में 11 मेंबर होंगे और 11 मेंबर कैसे लिए जाएंगे इसका निर्धारण संविधान सभा के अध्यक्ष करेंगे। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कही गई, प्रत्येक प्रांत से एक सदस्य इसमें आएगा। भवन समिति में 11 मेंबर होंगे और हर प्रांत से एक एक मेंबर लिया जाएगा। समिति को अपने नए सदस्य चुनने का भी अधिकार होगा। मैं संशोधन स्वीकार करता हूं महाशय, इसके विचार से मुझे नियम 6 की ओर वापस जाना पड़ेगा और समितियों की सूची में ये और नाम जोड़ देना होगा। सर, मैंने तो अब तक जो समितियां बनाई है उसमें भवन समिति थी नहीं, पर भवन समिति के बारे में इन्होंने जो के वेंकट राव ने जो सुझाव दिया, मैं उनके सुझाव को स्वीकार करता हूं और एक भवन समिति होनी चाहिए, इसमें इतने मेंबर होंगे और अलग अलग प्रांतों से लिए जाएंगे। उनका कैसे चुनाव किया जाएगा ये संविधान सभा के अध्यक्ष स्वीकार करेंगे। सर, अब तो हम नियम 43 पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो नियम 6 है जो समितियों के संदर्भ में, सर मुझे नियम 6 पर वापस जाना पड़ेगा और उसमें एक और कमेटी जोड़नी पड़ेगी। क्या मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं? ये इस तरह से संविधान सभा कार्य कर रही है, ऐसा मैं बताना आप लोगों को चाह रहा हूं। इसके बाद में ये नियम स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद में आते हैं नियम 46 पर, जिस पर चर्चा जरूरी है। ये नियम 46 है, के मुंशी जी नियम रख रहे हैं। और पता है ये नियम किसके बारे में? संविधान सभा का बजट, पैसा कहां से आएगा?
संविधान सभा को चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो अब बजट के बारे में नियम बन रहा है। नियम 46, के मुंशी जी, मेरा प्रस्ताव है कि परिच्छेद 8 यानी चैप्टर 8 शीर्षक बजट और नियम 46 स्वीकार कर लिया जाए। अब आर के सिद्धवा जी बोल रहे हैं, मैं एक संशोधन सुझाता हूं महोदय, बजट पर बहस की जाए और उसे केवल अब सुनना, शब्दों का जादू सुनना। वो कह रहा है कि साहब ऐसे कैसे स्वीकार कर लो कि बजट के लिए जो नियम बनाया है उसको स्वीकार कर लो। वो कह रहा नहीं 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 नहीं, सिद्धवा जी कह रहे बजट वाले नियमों पर क्या होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और वो एक शब्द लेकर आए, वो शब्द क्या जरा देखिएगा। वो कह रहे बजट पर बहस की जाए और उसे केवल पसंद ही ना करके स्वीकार किया जाए। पसंद का मतलब अप्रूवल, अप्रूवल की जगह एडॉप्ट शब्द रखा जाए। बजट को अप्रूव करना है, उसकी जगह पर एडॉप्टेड शब्द लिखा जाए। अब सिद्धवा जी ये कह रहे हैं अप्रूवल शब्द नहीं, एडॉप्टेड शब्द रखा जाए। एक माननीय सदस्य कह रहे हैं, क्या मैं ये सुझाव पेश कर सकता हूं महाशय कि चैप्टर शब्द स्वीकार करने की जरूरत ही नहीं है, चैप्टर संविधान का कोई अंग नहीं है। वो कह रही तो चैप्टर में बातें लिखी हुई है, इसलिए इनको स्वीकार करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि चैप्टर हमारे ये जो नियम समिति जो नियम बना रही है उस विधान का भाग नहीं है। के मुंशी जी कह रहे हैं ओके, मैं संशोधन को मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, बजट असेंबली के सामने स्वीकृति के लिए या पसंद की के लिए रखा जाना चाहिए। क्या बात कही है इन्होंने। अब अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि यार जो बजट बनाया जाएगा वो संविधान सभा में रखा जाएगा, तो वो अप्रूवल के लिए रखा जाएगा या एडॉप्शन के लिए रखा जाएगा, मुझे बताओ। संविधान सभा के अध्यक्ष भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि संविधान सभा के सामने जो बजट रखा जाएगा वो बजट अप्रूवल के लिए रखा जाएगा या अडॉप्शन के लिए रखा जाएगा। शब्दों का जादू है। अप्रूवल करने का मतलब है आप अनुमति दे दीजिए, लागू कर देते हैं। एडॉप्शन का मतलब हम इसको स्वीकार कर लें। तो के मुंशी जी कह रहे हैं सर एडॉप्शन के लिए, स्वीकृति के लिए। अब एन गोपाला स्वामी आयंगर साहब कह रहे हैं अगर आप अप्रूव शब्द को बदलते हैं तो उसके बदले में अडॉप्टेड का शब्द ना रखकर उसको सैंक्शन लिखो, लो कर लो बात। वो कह रहे हैं कि पहले अप्रूवल लिखा हुआ था, अब आप अप्रूवल शब्द को हटाकर अब आप एडॉप्शन पर आ गए। तो मैं एक बात बताऊं आपको, एडॉप्शन भी मत लिखो, उसकी जगह लिखो सैंक्शन। सैंक्शन हम लोग कहते हैं ना कि बजट सैंक्शन हो गया, तो वो कह रहे हैं कि बजट सैंक्शन लिखो। संविधान सभा बजट को क्या करेगी, अप्रूवल नहीं करेगी। संविधान सभा बजट को अडॉप्ट नहीं करेगी, संविधान सभा बजट को क्या करेगी, सैंक्शन करेगी। यार हमारा उद्देश्य यही था कि आप इन शब्दों के जादू को समझिएगा। हम अक्सर ऐसे ही बोल देते हैं कि वो चीज हो गई। अरे वो चीज क्या हो गई, शब्द क्या बोला आपने, अप्रूवल बोला, एडॉप्शन बोला या सैंक्शन बोला, ओपिनियन बोला या कंसल्टेशन बोला या सजेशन बोला या एडवाइस बोला। इन शब्दों का बड़ा जादू है। तो आर के सिद्धवा जी कह रहे हैं सैंक्शन बढ़िया है यार। अब आर के सिद्धवा जी जो पहले क्या कह रहे थे, एडॉप्शन बढ़िया है अप्रूवल की जगह, अब जैसे ही गोपाल स्वामी आयंगर ने कहा सैंक्शन, तो वो कह रहे हाँ सैंक्शन बढ़िया है। तो के मुंशी जी कह रहे ओके सैंक्शन कर दिया, मतलब स्वीकार कर लिया। ये जो नाम है रामनाथ गोयनका, ये नाम मैं बताना चाह रहा हूं आपको। रामनाथ गोयनका नाम सुना आपने, रामनाथ गोयनका का? कौन है ये? नहीं सुना, कोई बात नहीं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार का नाम सुना? इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मालिक है रामनाथ गोयनका साहब। इसका मतलब हमारी संविधान सभा में किस किस तरह के लोग सदस्य थे, बैकग्राउंड देखिए आप, बैकग्राउंड। रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका हमारी संविधान सभा के एक मेंबर थे। हालांकि वो एकदम अलग बात है कि वो ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। बहुत कम नाम आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन आपको मालूम तो होना चाहिए। कभी इस प्रकार का प्रश्न आ गया तो कि इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? रामनाथ गोयनका, गोयनका ग्रुप के मालिक। हम सोच भी नहीं सकते अगर गोयनका साहब वहां क्या कर रहे होंगे। डीपी खेतान साहब, खेतान ग्रुप के मालिक। अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग वर्गों के लोग संविधान सभा में मेंबर थे। ये आपको एहसास करवाना है। अब पट्टाभी सीतारमैया कह रहे हैं कि एक विशिष्ट संस्था जो कर पर निर्भर नहीं करती है और ना उसे लगाना का अधिकार रखती है, तो आप ये सैंक्शन शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हो? अरे यार क्या बात कही है। उन्होंने कहा कि आपकी संविधान सभा जो है ना तो कर लगा सकती है ना कर एकत्रित कर सकती है, तो सैंक्शन कैसे कह रहे हो भाई? आप सोचिए यार,
क्या लोग थे वो, कितनी मेहनत करते थे, एक एक शब्द का मतलब देखिए। फिर आयंगर साहब आते, उन्होंने कहा बजट कैसे बोला आपने? बजट का मतलब तो होता है इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों। यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ द बजट। आप बजट का मतलब क्या कहते हो? आय और व्यय दोनों का विवरण। तो वो तो कह रहा है व्यय हो रहा है, आय तो कोई हो ही नहीं रही है, तो फिर आप इसको बजट कैसे कह रहे हो? ये है जादू। ये जादू का एहसास ही तो करवाना चाह रहे हैं। आयंगर साहब कह रहे हैं बजट में आमदनी और खर्च दिखाना ही चाहिए। ये बात गलत है। बजट तो खर्च का ही अनुमान है। आपके यहां तो खाली खर्चों का अनुमान लगा दिया, आय तो कहीं हो ही नहीं रही है, फिर भी बजट कह रहे हो। और एक जना कह रहे हैं सैंक्शन कैसे बोल दिया? जब आपको टैक्स लगाने का अधिकार ही नहीं है तो सैंक्शन कैसे बोल दिया? एक जना कह रहे हैं अप्रूवल नहीं होना चाहिए, एडॉप्शन होना चाहिए। एक जना कह रहा है एडॉप्शन नहीं, सैंक्शन होना चाहिए। एक जना कह रहा है सैंक्शन कर दो तो आपको तो कर लगाने का अधिकार ही नहीं है। एक जना कह रहा है यार एक्सपेंडिचर तो कर रहे हो पर इनकम कहीं हो नहीं रही है, तो बजट शब्द का तो मतलब भी पूरा नहीं हो रहा है। आप सोचिए, ये तो नियम बन रहे हैं, संविधान नहीं बन रहा है। नियमों में ये हालात है। तो जरा सेकंड सत्र, थर्ड सत्र जब आएगा तो जरा सोचिएगा किस किस शब्द पर कितनी चर्चा होगी। फिर देखिए कृष्ण स्वामी भारती जी आते हैं, वो क्या करें? भाई साहब बजट में तो डेट का भी उल्लेख होता है, बजट में किसी समय का भी तो जिक्र होता है। कोई अवधि 31 मार्च के अंत तक लिख देना चाहिए। 31 मार्च, 1 जनवरी, 1 अक्टूबर, बजट में तो तिथि का भी तो उल्लेख होता है, और आपने बजट नाम दे दिया। बजट के सारे सिद्धांतों की पालना तो करो आप, ऐसा वो कृष्ण स्वामी भारती जी कह रहे हैं। फिर अध्यक्ष साहब क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिएगा। हम सालाना बजट बनाने का इरादा नहीं रखते हैं भाई। आप क्या सोच रहे हो कि हम लोग कोई साल का बजट बनाने के लिए आए? हम तो संविधान सभा का काम करने के लिए जो कुछ पैसा चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। हम सालाना बजट बनाने का इरादा नहीं रखते हैं, हम साल पूरा होने के पहले ही अपना काम समाप्त कर लेंगे। फिर के मुंशी जी कह रहे हैं सभा के सामने अतिरिक्त बयान पेश किया जा सकता है। अध्यक्ष, मैं समझता हूं नियम 46 केवल एक शब्द के संशोधन, एडॉप्शन लिखा जाए, सैंक्शन लिखा जाए या अप्रूवल लिखा जाए, इस पर चर्चा करने के लिए है। हमने रकम भी प्राप्त कर ली है। मैं अप्रूवल शब्द को ठीक समझता हूं। हम भारत सरकार के पास बजट भेजना होगा और उससे रकम लेनी होगी। मैं समझता हूं अप्रूवल शब्द ठीक है। राजेंद्र प्रसाद साहब कह रहे हैं कि आप जिस संसद से बजट बनाते हो, वहां से बजट स्वीकार कराते हो, यह संसद थोड़ी है वो वाली। अरे हम तो खुद एक बजट किसी और से स्वीकार करवाएंगे। तो इसलिए हमारा जो बजट है वो बजट के जो सामान्य सिद्धांत होते हैं अर्थशास्त्र वाले, वो यहां लागू मत करो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं हम तो कुछ पैसा का जो खर्चा होगा वो खर्चा का एक अनुमान लगाकर सरकार के पास भेज देंगे। जो अंग्रेज सरकार है वो हमें क्या करेगी? अप्रूवल करेगी। इसलिए अप्रूवल शब्द सही है, एडॉप्शन शब्द सही नहीं है, इसलिए सैंक्शन शब्द सही नहीं है। और एक तिथि होनी चाहिए, कर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, इनकम कहां से होगी, ये सब बजट के सामान्य सिद्धांत है। यहां कहां चर्चा कर रहे हो अर्थशास्त्र की? हम तो सामान्य सी बात कर रहे हैं। ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब कह रहे हैं। आप कहेंगे सर ये गलत बात है। अभी तो आप जब अप्रूवल का अडॉप्शन जब कह रहे थे तो लग रहा था आप एडॉप्शन वालों के साथ में हो, फिर एडॉप्शन से आप सैंक्शन वालों के साथ हो गए, सैंक्शन वालों के साथ से होते होते आप टैक्स लगाने की पावर नहीं उनके साथ हो गए, उनके साथ साथ होते होते आप फिर दिन पर आ गए, महीनों पर आ गए। कह रहा है कि समय लिखा नहीं। आप किसके साथ हो? निर्दलीय है। चलिए, तो ये किस तरह से बजट के बारे में बात की जा रही है उस संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की। आगे नियम चलते हैं। 47 नियम क्या है? अब देखिए आ गया भत्तों वाला बात। किसको भत्ता मिलेगा? आपके मन में कभी प्रश्न आया नहीं क्या कि संविधान सभा के सदस्यों को कितना पैसा मिलेगा, क्या सैलरी मिलेगी, क्या भत्ता मिलेगा? तो लीजिए भत्तों की बात कर लेते हैं। के मुंशी जी, महाशय मेरा प्रस्ताव है कि नियम 47 स्वीकार किया जाए। अब बी दास आ गए बीच में, उड़ीसा वाले। वो कहते हैं खंड 1 कहता है खास अवस्थाओं में सदस्यों को विशेष भत्ता दिया जाएगा और जो गैर सदस्य सभा के काम में लगेंगे उन्हें भी विशेष भत्ता दिया जाएगा। हमने कुछ समितियों में गैर सदस्यों को चुन लिया है और अध्यक्ष ऐसे ट्रिब्यूनल की नियुक्ति कर सकते हैं जिनके सदस्यों को तनख्वाह दी जाएगी। इसलिए आप गैर सदस्यों का वेतन शब्द भी जोड़ दें। इन्होंने ये कहा कि आपने कहा कि भाई संविधान सभा के जो सदस्य हैं उन्हें भत्ता दिया जाएगा, संविधान सभा के जो कार्यालय में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह दी जाएगी, उन्हें भत्ता दिया जाएगा। लेकिन आप जो कमेटियां बनाओगे संविधान सभा के लिए,
कामों को आसान करने के लिए, उसमें आप ऐसे कई सारे लोगों को शामिल करने वाले हो जो सभा के सदस्य नहीं हैं। आप ऐसे लोगों को भी शामिल करने वाले हो जो सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है। उनके वेतन के बारे में क्या होगा, ये तो आपने व्यवस्था की ही नहीं। तो इसमें लिख दो गैर सदस्यों का वेतन शब्द भी जोड़ दो। अब के एम मुंशी जी क्या कह रहे हैं, सभी वेतन भोगी अफसरों का जिक्र खंड 2 में कर दिया गया है। खंड 1 तो केवल सदस्यों पर लागू होता है और सदस्यगण संविधान सभा से वेतन लेने वाले नहीं है। उन्होंने कहा खंड 1 का संबंध संविधान सभा के सदस्यों से है, खंड 2 का संबंध ऐसे लोगों से है जो संविधान सभा के सदस्य नहीं है, और खंड 1 में जिसका संबंध संविधान सभा के सदस्यों से है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि संविधान सभा के सदस्य किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या क्लियर हो गया, संविधान सभा के सदस्यों को कोई वेतन नहीं मिलता था। खंड 1 में समिति के काम करने के लिए विशेष भत्ते के बारे में है। इसका मतलब हुआ संविधान सभा के सदस्यों को भत्ता मिलता था। वे जब समितियों की बैठक में जब भाग लेते थे उसका भत्ता मिलता था, उन्हें वेतन किसी भी प्रकार का नहीं मिलता था। खंड 2 में सरकारी अधिकारियों जिन्हें भर्ती किया गया है उनकी वेतन का जिक्र है, इसलिए मैं संशोधन का विरोध करता हूं। वो कह रहे हैं कि खंड 2 का संबंध उन अधिकारियों से है जिनको संविधान सभा के काम करने के लिए भर्ती किया गया है, इसलिए गैर सरकारी सदस्य शब्द का मैं यहां पर क्या करता हूं, विरोध करता हूं। कोई गैर सरकारी सदस्य है नहीं है, वो भर्ती कर दिए गए, इसका मतलब सरकारी हो गए। दीवान चमन लाल कह रहे सर खंड 1 में गैर सदस्यों का जिक्र भी है। तो के एम मुंशी जी कह रहे वह उन गैर सदस्यों के लिए है जिन्हें सलाहकार समिति ने कॉप्ट कर लिया है, उन्हें तनख्वाह पाने का हक नहीं होगा, उन्हें सिर्फ जेब खर्च मिलेगा। वो कह रहे कि खंड 1 में अगर गैर सदस्य शब्द का उल्लेख किया गया है क्योंकि कई सारी समितियां ऐसी भी होगी जिनमें ऐसे लोग भी होंगे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं। बिल्कुल सुन लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहने जा रहा हूं कि संविधान सभा की जो समितियां बनेगी, हर समिति में संविधान सभा के सदस्य ही मेंबर होंगे, ये जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी मेंबर होंगे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं है। तो जो संविधान सभा के सदस्य नहीं है उनको भी वेतन नहीं मिलेगा, उनको भी क्या मिलेगा, जेब खर्ची मिलेगी। ये प्रावधान ऐसा करता है, ऐसा के एम मुंशी जी कहना चाह रहे हैं। तो फिर दीवान चमनलाल एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप कानूनी विशेषज्ञों का भी तो उपयोग करेंगे, उनके वेतन के बारे में भी तो बात करो। अरे भाई आप संविधान का निर्माण कर रहे हो तो आपको कई सारे कानून विशेषज्ञों को बुलाना पड़ेगा, उनकी भी तो फीस बनेगी, उनकी फीस का तो उल्लेख आपने किया ही नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब संविधान सभा के सारे मेंबर जो बैठकर संविधान का निर्माण करते थे वो कई सारे कानून विशेषज्ञों से भी क्या लेते थे, सलाह लेते थे, और सलाह के बदले में उनको क्या देने, उनकी फीस तो बनती है भाई, वकीलों की फीस तो बनेगी, तो आपने वकीलों की फीस का उल्लेख तो किया ही नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो के एम मुंशी जी कह रहे हैं अरे वो तो खंड 2 के अंतर्गत आ जाएगी बात, जब गैर सरकारी सदस्यों के बारे में लिखा तो वो खंड 2 में आ जाएगी। तो फिर बी दास कह रहे हैं अगर ट्रिब्यूनल के लिए कोई विशेष अफसर नियुक्त किया गया तो वो किसके अंतर्गत आएगा, ट्रिब्यूनल समझते हैं। ट्रिब्यूनल का मतलब है कि संविधान सभा के किसी सदस्य के चुनाव के संदर्भ में यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद खड़ा हो गया तो उस विवाद का निपटारा करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष एक ट्रिब्यूनल भी तो बनाएंगे, एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे, उस ट्रिब्यूनल में भी तो लोग होंगे, उनको फिर पैसा कौन देगा, उसका तो आपने उल्लेख किया ही नहीं। तो के एम मुंशी जी कह रहे हैं कुछ लोग संविधान सभा के स्टाफ में काम कर रहे हैं, वे खंड 2 के अंतर्गत आ जाएंगे। कुछ गैर सदस्य एडवाइजरी कमेटी में भी असेंबली के काम में लगे हैं, वे खंड 1 में आ जाएंगे, इसलिए खंड का अभिप्राय यही है। ऐसा करके वो अपनी बात को समाप्त कर देते हैं। फिर देवी प्रसाद खेतान जो कि डीपी खेतान साहब है, वो क्या कह रहे हैं अगर खंड 2 की ओर ध्यान दिया जाए तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी, जिन लोगों की सीधी भर्ती हुई है उनकी तनख्वाह और जेब खर्च स्टाफ और अर्थ समिति की राय से अध्यक्ष द्वारा निश्चित होगा। उपनियम 1 में इन सब के बारे में जिन्हें तनख्वाह ना दी जाकर केवल जेब खर्च दिया जाता है, अध्यक्ष कहता है कि मैं समझता हूं इन दोनों नियमों में सभी प्रकार के खर्चे आ गए हैं, इसलिए अब इस नियम को क्या कर लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए। बहुत सारी बातें मुझे लगता है कि इस नियम से स्पष्ट हो गई कि किनको तनख्वाह मिलेगा, किनको वेतन मिलेगा, किनको भत्ता मिलेगा। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट हो गया कि संविधान सभा में ऐसे कई सारे समितियां ऐसी भी होगी जिनमें ऐसे व्यक्ति भी मेंबर बनाए जाएंगे
जो संविधान सभा के सदस्य नहीं है। एक बात आपको और भी स्पष्ट हो गई कि संविधान सभा के इन सदस्यों ने जब संविधान का निर्माण किया तो बहुत सारी समितियों को, बहुत सारे वकीलों से, कानूनी मामलों के जानकारों से भी सलाह लेनी पड़ी और उसके बदले में उनको फीस भी देनी पड़ी। ये बात भी मेरे हिसाब से आपको स्पष्ट हो गई। एक्चुअली में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही तो है कि सारी बातें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब चलते हैं नियम 51 पर। नियम 51 कहाँ है? 52 है ये तो नियम, तो क्यों लिखा 51? 51 ये रहा नियम। 51 नियम ये क्या है भाई? एक्चुअली में ये यूं कह रहा है कि हमारी संविधान सभा जो भी काम करेगी उसका प्रकाशन कहां पर किया जाएगा। भारत सरकार जो भी काम करती है, जैसे आपने देखा होगा, आज का पेपर पढ़ा आप लोगों ने? आज का पेपर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो हमारी जो मंत्री है माननीय स्मृति ईरानी जी, उन्होंने कल एक बिल रखा है। आपको मालूम है एक बिल रखा है कि जो लड़कियां हैं उनकी जो विवाह की जो आयु है वो बढ़ाकर 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने जा रहे हैं। इस बारे में कल एक बिल रखा गया। तो फिर कहेगा नहीं नहीं लिख दो, 2 अखबारों में प्रकाशन किया जाएगा। कोई कह रहा है नहीं नहीं ये भी मत लिखो अखबार में, वो ये लिख दो यथासंभव यथा जगह पर प्रकाशन किया जाएगा। बहुत सारी चर्चा हो रही है। मैं चाहता हूं कि ये बातें आपको समझ में आए। महाशय, मेरा प्रस्ताव है, के मुंशी जी कह रहे हैं कि नियम 51 इस संशोधन के साथ स्वीकार किया जाए, जिस तारीख को यह नियम गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित हो उसके 7 दिन के अंदर। यह संशोधन गिब्बन ने रखा है, कोई बहुत दिन बाद तक इन नियमों के बारे में अनभिज्ञ रह सकता है। मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं। वो कह रहे हैं कि सर ये जो नियम है, ये नियम जो जैसे ही स्वीकार हो जाएंगे इसका हम लोग गजट नोटिफिकेशन जारी करेंगे और 7 दिन के अंदर अंदर इसके बारे में किसी को कोई आपत्ति है तो वो दर्ज करवा सकता है। ऐसा हम लोग नियम बना लेते हैं। तो एक माननीय सदस्य कह रहे हैं, महोदय आपके सामने पहले से ही एक चुनाव संबंधी एप्लीकेशन आ चुकी है। अच्छा, चुनाव संबंधी एक एप्लीकेशन आई, कौन सी आई भाई? मुझे तो मालूम नहीं, आप बताओ जरा। भूल गए? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सामने एक एप्लीकेशन आई थी। कौन से राज्य से? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से जो मेंबर चुनकर आए थे उनके चुनाव पर एक आपत्ति दर्ज करवाई गई। तो एक सदस्य कह रहे हैं, महोदय आपके सामने पहले से ही एक चुनाव संबंधी एप्लीकेशन आ चुकी है। अस्थायी सभापति ने उसे आपके सामने विचारात सुरक्षित रख लिया था। अस्थायी सभापति ने क्या कहा था कि इस एप्लीकेशन का निपटारा मैं नहीं करूंगा, जो स्थायी अध्यक्ष आएंगे वो निपटारा करेंगे। भूल गए क्या? कोहरे में वो बात भूल गए क्या कि रजाई में सुनाई नहीं दी? सुनाई दी। ओके। इस असेंबली के पहले चुनाव संबंधी मामले में जमानत की रकम 7 दिन के अंदर दाखिल हो जानी चाहिए, ये बात जोड़ ली जाए। वो कह रहा है कि चुनाव के संदर्भ में यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो इस संदर्भ में 7 दिन के अंदर अंदर इस मामले का क्या होना चाहिए, उस संदर्भ में शिकायत हो जानी चाहिए। तो के मुंशी जी कह रहे हैं इसकी व्यवस्था कर ली गई है। असेंबली के चुनाव के पहले मामले में नियमों के अमल में आने के 7 दिन के अंदर ये नियम गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित होने के 7 दिन के अंदर अमल में आ जाएंगे। गजट ऑफ इंडिया में ये नियम प्रकाशित होते ही 7 दिन के बाद में ये नियम क्या हो जाएंगे? लागू हो जाएंगे। ऐसा वो कह रहे हैं के मुंशी जी। तो एक माननीय सदस्य कह रहे हैं 7 दिन काफी नहीं है। तो के मुंशी जी कह रहे हैं कि ये बहुत काफी है यार, 7 दिन ठीक होते हैं। तो एक माननीय सदस्य कह रहे हैं सर 7 दिन में दक्षिण भारत तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं। दक्षिण भारत तो बहुत दूर है, हम तो दिल्ली में बैठकर नियम बना रहे हैं, गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 7 दिन में लागू हो जाएगा। सर दक्षिण भारत वालों को तो मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। तो के मुंशी जी कह रहे हैं हम इन नियमों को गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित कर देंगे, हम विशेष प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते। तो कुछ सदस्य कह रहे हैं सर 15 दिन कर दीजिए। तो अध्यक्ष कह रहे हैं बहुत अच्छा, 15 दिन ठीक है। अध्यक्ष कह रहे हैं नहीं नहीं 7 दिन नहीं, 15 दिन वाला ठीक नियम है, क्योंकि दक्षिण भारत तक बात पहुंचने में शायद हो सकता है वक्त लगे। अरे उस समय मेल थोड़ी थी, उस समय व्हाट्सएप थोड़ी था, उस समय ये जो हम लोग आज जो कर रहे हैं वो थोड़ी था। देखो हमारे हरियाणा के मित्र जुड़े हुए, हमारे यूपी के मित्र जुड़े हुए, मैंने सबका वो देखा, इंस्टीट्यूशन वगैरह देखा, कमाल करते हैं। बिहार के मित्र हैं, यूपी के मित्र हैं, हरियाणा के मित्र जुड़े हुए, गंगानगर से, झुंझुनू सीकर से भी है। तो ये व्यवस्था आज है, हम तो 1946 की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 15 दिन में लागू हो जाएंगे, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। फिर के मुंशी जी कह रहे ठीक है, मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं कि 15 दिन में वो नियम क्या हो जाएंगे? लागू हो जाएंगे। इसके बाद में
हम लोग एकदम लास्ट स्टेज पे आ गए हैं। मेरे हिसाब से अरे तो भी 1.5 घंटा लग गया, तो हम लोग सही ढंग से चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिएगा, आप लोगों ने अगर पहले की बहस को ढंग से सुन रखा है तो उस पर एक बार बार चर्चा की जा रही थी कि संविधान सभा में जो इतनी सारी समितियां होगी, उन समितियों के कौन मेंबर होंगे, किस तरह से मेंबर लिए जाएंगे, उनका चुनाव कब होगा। और अगर आप लोगों को याद हो तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार इस बात पर अफसोस प्रकट कर रहे थे कि छुट्टियां होने वाली है, संविधान सभा का प्रथम सत्र खत्म होने वाला है, हमको इससे पहले पहले क्या करवाना है, विभिन्न प्रकार की कमेटियों के चुनाव करवाने हैं। देखिए, उनके सामने मुद्दे क्या थे? 2 मुद्दे थे, 3 मुद्दे थे। कौन से? एक तो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लो यार। तो आपने देखा कि कल उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया और उसके ऊपर बहस को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा चलो कोई बात नहीं, पर कम से कम नियम तो स्वीकार कर लो यार। नियम समिति ने जो नियम बनाया वो स्वीकार कर लीजिए। ये मुद्दा भी आ गया, लगातार हम लोग नियम स्वीकार कर रहे हैं। फिर एक मुद्दा और कौन सा था? कमेटियों के चुनाव करवा लो। संविधान सभा में इतनी सारी कमेटियां होगी तो उन कमेटियों में कैसे मेंबर लिए जाएंगे, उन सबको तय करके कमेटियों के क्या करवा लो? चुनाव करवा लो। अब प्रश्न खड़ा हुआ, कमेटियों की निर्वाचन के संदर्भ में प्रश्न खड़ा हो रहा है। एक सदस्य नाम नहीं है, क्या बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, क्या मैं ये जान सकता हूं कि कल कौन सी कमेटियों के चुनाव होने जा रहे हैं? कल तो लास्ट डेट है, कल 23 तारीख है, कल तो संविधान सभा का अधिवेशन खत्म हो जाएगा, तो मुझे आप बताओगे कि कल कौन कौन सी कमेटियों के चुनाव होने जा रहे हैं? तो अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं? आपको बिल्कुल टेक्निकल टीम बता रही है, मुझे लग रहा है कि आपको दिख भी रहा होगा। वो कह रहे हैं कल स्टीयरिंग कमेटी के, स्टाफ और फाइनेंस कमेटी के, हाउस कमेटी के और क्रेडेंशियल कमेटी के चुनाव होंगे। परंतु यदि हम स्टीयरिंग कमेटी का चुनाव कल तक संभव नहीं दिखाई पड़ता है तो हम दूसरी कमेटियों का चुनाव कर सकते हैं। स्टीयरिंग कमेटी का निर्माण समय अनुसार आगामी अधिवेशन तक करना पड़ेगा। कल किस समय तक हम ये नाम पेश करना चाहिए, आप बताओ। कल भाई आप कमेटियों के चुनाव करवाने जा रहे हो तो हमको नाम किस समय तक लेने चाहिए? संविधान सभा के अध्यक्ष संविधान सभा के सदस्यों को कह रहे हैं कि जो जो लोग चुनाव लड़ने चाहते हैं वो अगर अपना नॉमिनेशन करना चाहते हैं तो बताओ किस समय तक हम नाम ले लें। तो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं 12 बजे तक, तो अन्य माननीय सदस्य कह रहे हैं 11 बजे तक। तो अध्यक्ष कह रहे हैं निर्वाचन से पूर्व हमें कागज पत्र तैयार करने होंगे और उसके लिए समय चाहिए। भाई इतनी सारी कमेटियां हैं, इतने सारे चुनाव होंगे तो हमको कागज वगैरह भी तैयार करने पड़ेंगे, तो हमें बहुत टाइम चाहिए। तो जेबी कृपलानी साहब, देखिए कब बोले थे, वापस आज बोल रहे हैं। कृपलानी साहब कह रहे हैं क्या मैं ये सुझाव पेश कर सकता हूं कि नाम कल 11 बजे तक ही पेश कर दिए जाए? सुबह 11 बजे तक आप नाम पेश कर दो। जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, विभिन्न समितियों का मेंबर बनना चाहता है, वो अपना अपना नाम 11 बजे तक रख दो सुबह, कल सुबह की 11 बजे तक। तो अध्यक्ष बोल रहे हैं यदि सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तब मैं नॉमिनेशन के लिए 11 बजे का समय निश्चित करता हूं और यदि आवश्यक हो तो कल दोपहर में 3 बजे तक चुनाव करवा लिया जाए। ठीक है, अगर सदस्यों को आपत्ति नहीं है तो कल मैं चाहता हूं कि 11 बजे तक नाम रख लो और अगर जरूरत पड़ी तो कल हम लोग 3 बजे क्या करवा लेंगे? विभिन्न प्रकार की कमेटियों के सदस्यों का चुनाव करवा लेंगे। पटाभी सीतारमैया कह रहे हैं नियम पास किए जाने से पहले नाम पेश करना अनियमित होगा और आपने सोच समझकर 12 बजे का समय निर्धारित किया था। वो कह रहे कि सर आपने जो पहले 12 बजे का जो टाइम तय किया था ना वो ठीक था सर। और क्यों ठीक था सर? अभी सारे नियम पास ही नहीं हुए। जब सारे नियम पास ही नहीं हुए तो आप चुनाव पहले कैसे करवा लोगे? तो सारे नियम तो पास करवाओ पहले, अभी तो कुछ नियम बाकी रह गए हैं। तो सर आपने जो 12 बजे का जो टाइम तय किया था ना वो ठीक था, अब आप 11 बजे का कह रहे हो। तो अब के मुंशी जी क्या कह रहे हैं? मेरा सुझाव है हम कल 9 बजे अपनी बैठक शुरू करें। कल हम लोग 9 बजे आ जाते हैं ताकि 11 बजे तक सारे नियम क्या कर देंगे? पास कर देंगे और 11 बजे फिर आप अपना कमेटियों के लिए चुनाव लड़ना चाहते हो तो नाम रख देना, 3 बजे हम लोग चुनाव करवा देंगे। तो कल 9 बजे मिले क्या? के मुंशी जी ऐसा कह रहे हैं। तो अध्यक्ष आप बोल रहे हैं, क्योंकि आखिर घोषणा किसको करनी है? अध्यक्ष को करनी है। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। यदि सदस्यों को कोई आपत्ति ना हो तो सभा की बैठक कल 9 बजे प्रातःकाल शुरू हो। उस हालत में नॉमिनेशन के कागज दाखिल करने का समय 12 बजे होगा, तब सभा कल 9 बजे तक के लिए उठ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सभा सोमवार 23 दिसंबर 1946 के 9 बजे तक के लिए उठ गई। यानी अब कल बैठक कितनी बजे होगी? कल बैठक कितनी बजे होगी? 9 बजे होगी। तो कल 9 बजे बैठक होगी? नहीं होगी।
आपने कहा सर अभी आपने खुद नहीं तो घोषणा की है। मैंने घोषणा की तो ये स्टार भी तो लगा हुआ है यहां पर। बताओ टेक्निकल टीम, इनको स्टार बताओ, इनको स्टार बताइए। टेक्निकल टीम कहां चली गई? हाँ इनको स्टार बताओ, ये स्टार लगा हुआ बिल्कुल, ये देखिए। उसके बाद सभा सोमवार 23 दिसंबर 1946 को 9 बजे तक के लिए उठ गई और स्टार लगा हुआ है। स्टार का जवाब नीचे दिया हुआ, जो कहां गया भाई? अरे स्टार का जवाब था ना, ये काट दिया, कोई बात नहीं, इन्होंने काट दिया तो क्या हुआ, हमारे पास तो पूरी की पूरी कॉपी है ना, तो हम उससे बात कर लेंगे। स्टार का जवाब दे रखा है, ये स्टार का जवाब है इस पुस्तक में, या स्टार का जवाब दे रखा है। स्टार का मतलब है बाद में ये समय बदलकर 11 बजे प्रातःकाल कर दिया गया, यानी लिखा हुआ है कि कल बैठक 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, पर स्टार लगाया गया, और बैठक जब स्थगित हुई तो 9 बजे का ही टाइम दिया गया, लेकिन नीचे स्टार लगा के क्लियर किया गया कि बाद में टाइम 9 बजे से चेंज करके क्या कर दिया, 11 बजे। यानी कल जब वापस बैठक होगी तो कितने बजे होगी? 9 बजे नहीं होगी, कल बैठक कितने बजे होगी? 11 बजे ही होगी। साथियों कुल मिलाकर मैं बातें आपको ये कहना चाहता हूं कि आप ऐसा कोई फिक्स रूल मत बना लीजिए कि संडे को बैठक होगी, संडे को बैठक नहीं होगी, शनिवार को बैठक होगी, शनिवार को छुट्टी होगी, बैठक 11 बजे ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। बैठक 3 बजे ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। कभी सुबह बैठ रही है, कभी शाम बैठ रही है। आज तो नियम क्या बन गया कि कल 9 बजे बैठेंगे, वो अलग बात है कि संविधान सभा बैठक खत्म होने के बाद में कुछ सदस्यों ने कहा सर क्या कर दिया, सुबह सर दिल्ली की सर्दी, 23 दिसंबर है, इतना सर्दी पड़ेगी, कैसे आएंगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, इसी कारण तो हमारी संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो बहुत छोटा होता है, आपको मालूम है कि नहीं है? तो दक्षिण भारत के जो सदस्य थे उन्हें बड़ी आपत्ति रहती है कि भाई संसद का जो सत्र है वो आप पूरा लंबा मत चलाओ, इसलिए बहुत छोटा सत्र रखता है क्योंकि दिल्ली में सर्दी बहुत पड़ती है। तो फिर सर 9 बजे मत रखो, तो फिर वापस क्या कर दिया, बैठक 11 बजे ही कर दी। तो वैसे कल हमारी संसद का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसका भी अंतिम दिन है, आपको मालूम है कि नहीं है? कल 23 दिसंबर को हमारी संसद का शीतकालीन जो सत्र है उसका भी अंतिम दिन है, और हमारी संविधान सभा का जो प्रथम सत्र है उसका भी अंतिम दिन है। मुझे लगता है कि जो 70 पेज जो मैंने लगभग 1.5-2 घंटे में आप लोगों के बीच में रखे हैं उससे बहुत सारी बातें स्पष्ट हुई होगी, और जिस उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि वो उद्देश्य भी अपना पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। हालांकि फीडबैक तो आप ही को देना है। 2-3 बातें मैं वापस कर देता हूँ। देखिए रीनेम जिन्होंने नहीं किए, मैं पूरी तरह से अक्षम हूं उन लोगों का सर्टिफिकेट देने के लिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है, हालांकि आज मुझे जो इस स्क्रीन पे लगभग जो 60 नाम एक साथ में दिखाई दे रहे हैं उन सब का नाम दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी स्क्रीन जरा दिखाइए, दूसरी स्क्रीन में भी बिल्कुल 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 दूसरी तीसरी स्क्रीन दिखाओ। अरे वाह क्या बात है यार, सर्टिफिकेट सबको बहुत अच्छा लगता है। एक ही गैलेक्सी वाले कौन है, उन्होंने अभी तक अपना रीनेम नहीं किया है तो उनका नाम छूट सकता है। बहुत अच्छी बात है, 3 स्क्रीन मतलब 180 नाम तो बिल्कुल हमको दिखाई दे रहे हैं जिनमें इन्होंने रीनेम कर रखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो सर्टिफिकेट को लेकर आप बहुत ज़्यादा उत्साहित है, ये और भी अच्छी बात है। पर जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य सर्टिफिकेट का, भाई हमको कोई औपचारिकता करनी होती, हमको कहीं पर कोई कागज़ पेश करने होते कि साहब हमने देखो इतने लोगों को ये बता दिया, इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, हमको कोई बताना ही नहीं है। एक्चुअली में ये कोई सैंक्शन तो कोई है नहीं, कहीं अप्रूवल तो कोई लेना होता नहीं है। उद्देश्य साफ है, पवित्र है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संविधान सभा की कार्यवाही समझ में आए। मुझे लगता है कि ये हमारा उद्देश्य काफ़ी हद तक पूरा हो रहा है। विशाल प्रताप सिंह जी ने इतना लंबा हाँ भरा है कि मुझे लग रहा है कि वो मेरी बात से सहमत है। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आज आपने नाम बताया कि नहीं बताया, वो 5 नाम नोट कर लिए ना आप लोगों ने, बिल्कुल। तो वो 5 नाम जिस पर हम कल, जिनको हम लोग कल जोड़ेंगे, बिल्कुल आप रजाई ओढ़कर बात कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। ये तो इस बात का सबूत है कि आप कितने इस बात को लेकर गंभीर है। रजाई ओढ़ के भी बात करेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मानते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल कल हम लोग मिलेंगे और 5 लोगों को हम लोग जोड़ेंगे, जानेंगे उनके विचार, जानेंगे उनके सुझाव। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।